windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. When the bullets fly, I'm the last one to die. इस लड़के का नाम जूलियन है, एक पागल इंसान, एक सनकी, एक राक्षस जो इंसान के रूप में छुपा है, जिसे नॉर्दर्न फ्रंट का डेविल कहा जाता है। सबसे ऊपर उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। चाहे हालात कैसे भी हों, वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। इतने भयानक नामों का होना मतलब है कि उसके अनगिनत दुश्मन हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही वे लोग जरा सा भी कमजोरी दिखाते हैं, वह उन्हें बेरहमी से मार डालता है। अब तक आपको लग रहा होगा कि यह हमारा मेन कैरेक्टर है, लेकिन नहीं, यह असली प्रोटैगनिस्ट नहीं है। असली नायक है ली शिहू, एक नौजवान जिसने 11 साल और लगभग 38 मिलियन खर्च कर दिए सिर्फ एक ऑनलाइन गेम का एंड देखने के लिए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि जिस हीरो शिहू को वह पसंद करता था, उसे एक तिरछी आंखों वाले विलन ने मारकर स्वर्ग भेज दिया। गुस्से में इस लड़के ने सीधे गेम पब्लिशर से बहस कर ली। नतीजा ये हुआ कि न तो उसका पैसा वापस मिला, बल्कि शिहू उसी गेम में खिंचकर चला गया और उसी तिरछी आंखों वाले विलन बन गया जिससे वह नफरत करता था। अब एपिसोड शुरू करते हैं। धूल भरी हवा और धुंधली शाम की रोशनी के बीच दो इंसानी आकृतियां झलक रही थीं। एक खून से सनी हुई चांदी की तलवार जमीन पर घिसट रही थी। उसने तलवार हल्के से घुमाई और घुटनों के बल बैठे नाइट के सामने खड़ा हो गया। कभी दूसरों द्वारा हीरो कहा जाने वाला इंसान भी इस हालत में आ गया। उसने तलवार पोंछते हुए गुस्से से कहा, अगर तुमने उस शानदार मैंशन में अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा होता तो ये ट्रेजेडी नहीं होती। गिरे हुए स्टार हेडन राइक का चेहरा दर्द से कांपने लगा। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? तलवार में जूलियन का खतरनाक चेहरा चमक रहा था। राइक ने कहा, जब मैं तुम्हें हीरो समझकर सपोर्ट कर रहा था, तुम्हें मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए था। क्या तुम सच में अपने मास्टर को इतनी बेरहमी से मार सकते हो? जूलियन ठंडे चेहरे के साथ उसकी बात सुनता रहा, लेकिन उसके होंठ बेकाबू होकर फैल गए। उसने तलवार ऊंची उठाई और खुशी से हंसते हुए एक ही वार में राइक का सिर काट दिया। खून चारों ओर छिटक गया। चश्मा पहने नौजवान ने सिर पकड़कर चिल्लाया, नहीं। उसने कंप्यूटर स्क्रीन के पास अपनी आंखें दबाईं, ये यकीन करने को तैयार नहीं कि एंड ऐसा होगा। वह हिल गया, समझ नहीं पा रहा था कि उसका हीरो इतनी बेकार मौत कैसे मर गया। उसने माउस तेजी से हिलाया। डीमन लॉर्ड को हराने वाला डीएलसी अभी प्रीऑर्डर पर खुल रहा था। राइक तो नॉर्दर्न फ्रंटलाइन का हीरो था, जिसने सबसे मुश्किल हालात में सबको लीड किया। डीमन हंटिंग का जीनियस, नोबिलिटी का सिंबल, और सबसे जरूरी वह इस गेम का प्रोटैगनिस्ट था। उसने दांत भींचते हुए कहा, मेन कैरेक्टर ऐसे कैसे मर सकता है, और वो भी जूलियन जैसे विलन के हाथों। वह गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। धत तेरी सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रॉम वेल, मैंने सीक्वल से इतनी उम्मीदें रखी थीं, और ये लोग ऐसे बीट्रे कर रहे हैं। प्रीऑर्डर वेव फुल स्विंग में थी। ली शिहू टॉप प्लेयर, 38 मिलियन टोटल अमाउंट, 5 साल से फ्रॉम वेल पर रजिस्टर्ड, 1 लाख घंटे प्ले टाइम। उसने कमेंट्स देखे, लगता है जूलियन इस सीजन का मेन कैरेक्टर है। तिरछी आंखों वाला आदमी मेन कैरेक्टर कैसे बन गया? किसी ने लिखा, लेकिन स्क्विंटी आईज कूल लगती है। वो क्या सोच रहा है पता नहीं चलता, वही उसकी चाम है। शिहू ने कीबोर्ड पर गुस्से से टाइप किया, कूल माई एज। वह बस एक ट्रेटर है। कैंसल द प्रीऑर्डर। उसने माउस कैंसल प्रीऑर्डर बटन पर ले जाकर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, यू हैव कैंसल्ड योर प्रीऑर्डर। शिहू ने गेम सूवनियर्स को देखते हुए कहा, गुड बाय, अब कभी नहीं मिलेंगे। वह बेड पर गिरकर चिल्लाया, गुड बाय टू दैट डैम गेम, व्हाट अ स्कैम। उसकी आंखों में रिग्रेट के आंसू थे। लेकिन कोई और गेम इतनी ब्यूटीफुल ग्राफिक्स और विशाल दुनिया वाला नहीं था। यह गेम उसके थके हुए दिल को सूत करता था। वह थके हुए बेड पर बैठ गया। शिहू ने फ्लावर पॉट उठाया, उसे जोर से गले लगाया और किस किया, तुम ही मेरा सब कुछ हो। जब मैं अपसेट होता हूं, तुम्हारी केयर करके अच्छा लगता है। उसने प्लांट पर पानी छिड़का। अब समझ में आता है बूढ़े लोग ऑर्किड्स क्यों उगाते हैं। उस स्टूपिड गेम जैसा मत बनना, अच्छे से ग्रो करना। अचानक एक साउंड ने उसे चौंका दिया। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। मैसेज आया, हेलो, यह सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रॉम वेल है।
डिस्ट्रॉय द डीमन किंग स्टार्टिंग राइट नाउ के डेवलपर। आप ही शिहू है जिसने 5 साल हमारा गेम खेला? शिहू ने बड़बड़ाते हुए रिप्लाई किया। यस, इट्स मी। मैसेज आया। हमने देखा कि आपने डीमन किंग एरेडिकेशन डीएलसी कैंसिल कर दिया। लगता है स्टोरी लाइन से आप सेटिस्फाइड नहीं थे। शिहू का फेस ब्लैंक हो गया। क्या ये लोग रिफंड नहीं देंगे? उसने स्क्रीन घूरते हुए सोचा। मैसेज में लिखा आया, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो। शिहू ने अनजाने में लिंक पर क्लिक कर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन तेजी से चमकी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। अचानक एक वायलेंट गस्ट ने उसे खींच लिया। उसका चश्मा गिर पड़ा। उसका सिर कंप्यूटर स्क्रीन में खिंच गया। वह पावर बटन दबाने की कोशिश करता रहा। डैम, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? उसकी चीख अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गूंज उठी। स्क्रीन तुरंत ऑफ हो गई। उसका बॉडी डायरेक्शन खो बैठा और गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है? उसके सबकॉन्शियस ने सोचा। क्या मैं गिर रहा हूं? लेकिन कहा, उसकी आंखों के सामने सीनरी बदल गई। ये वेस्टलैंड। उसका बॉडी स्ट्रेंज गोल्डन लाइट से चमक रहा था। वह उठने की कोशिश करता हुआ चारों ओर देखने लगा। रुको, ये वही जगह है जहां रीच और जूलियन ने फाइट की थी। तभी एक बड़ा स्कॉर्पियन उसके सामने आ गया। उसने क्लॉ घुमाई। वह डर के मारे पीछे हट गया। ये तो वही फैंटोम स्कॉर्पियन है जो डीमन किंग एक्सटर्मिनेशन में आता है। अचानक एक सिस्टम पैनल उसके सामने आ गया। कैरेक्टर ट्रेट्स, आउटस्टैंडिंग स्वॉर्ड्समैनशिप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टिंक्ट्स। आप डीमंस के वीक पॉइंट्स इंस्टिंक्टिवली डिटेक्ट कर सकते हैं। वह हैरान रह गया। स्टेटस विंडो देखता रह गया। फिर वह खड़ा हुआ और तेजी से भागने लगा। स्कॉर्पियन के हर पैर से जमीन हिल रही थी। उसकी क्लॉ ने जमीन फाड़ दी। अगर ये मुझ पर लगा तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। उसकी क्लॉ तेजी से शिहू के पास आई। उसने दांत भींचे। डैम, क्या मैं मरने वाला हूं? जैसे ही बिच्छू का पंजा शिहू की उंगली से टकराया, उसका शरीर कांप गया। ये क्या? दर्द तो नहीं हो रहा? हार मानने को तैयार नहीं, बिच्छू ने दोनों पंजों से फिर हमला किया। शिहू ने फुर्ती से झुककर वार बचा लिया। जो भी हो, उसने दांत भींचकर पूरी ताकत से राक्षस के चेहरे पर घूंसा मारा। गहरी सांस लेते हुए शिहू ने बिच्छू की ओर देखा। क्या ये काम कर गया? वह सावधानी से आगे बढ़ा, फिर हैरानी से अपने हाथों को देखता रह गया और भागने लगा। उसकी पैंट नीचे खिसक रही थी। क्या मेरा शरीर हमेशा से इतना हल्का था? उसकी आंखें ठिठक गईं। तभी उसे सब कुछ याद आया। क्या ये सच में? क्या मैं कैरेक्टर में घुस गया हूं? वह पागलों की तरह भागने लगा, खून के प्यासे बिच्छू से बचने की उम्मीद में। तभी राक्षसी बिच्छू ने भयानक गर्जना की, जिससे शिहू का सिर ऊपर उठ गया। उसने तलवार की मूठ पकड़ी, लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसके कदम रुक गए। अब वह भागा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से बिच्छू का सामना किया। सौभाग्य से जिस कैरेक्टर में वह आया था, वही सही निकला। वह कैरेक्टर जिसके साथ उसने हजारों घंटे खेले थे। उसकी आंखों में ताकत की आग जल उठी। उसने तलवार निकाली और जोरदार वार किया। तलवार की शक्ति हवा को चीरती हुई बिच्छू की ओर गई और उसके सिर को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। खून के तालाब में बिच्छू ढह गया। शिहू दंग रह गया। वाह! क्या मैंने सच में इसे मार दिया? उसने पसीना पोंछा और हाथों को देखा। यही तो राइक की ताकत है। अब मैं कहानी बदल सकता हूं और जूलियन को मुझे मारने से रोक सकता हूं। तभी सिस्टम पैनल सामने आया। स्वॉर्ड्समैनशिप फाउंडेशन, कॉमन अटैक स्किल, मून स्लैश। शिहू चौंका। ये तो राइक की स्किल नहीं है। उसने तलवार में अपना चेहरा देखा और दंग रह गया। लाल पुतलिया, चांदी जैसे बाल, तिरछी आंखें, एक्सप्रेशनलेस चेहरा। पैनल पर नाम चमका, जूलियन क्रायाट प्रसेन। उसका दिमाग गहरे गड्ढे में गिरने जैसा महसूस हुआ। उसने सिर पकड़ लिया। क्या मैं जूलियन हूं? सिस्टम ने फिर ट्रेट्स दिखाए। फॉर्मल स्पीच, एक्सप्रेशनलेस फेस, नैरो आइज, टू-फेस्ड, वेसल ऑफ द डीमन लॉर्ड, परफेक्ट मना कंट्रोल, आउटस्टैंडिंग स्वॉर्ड्समैन। सब जूलियन के। उसका मन घृणा से भर गया। क्या मुझे फिर से जूलियन बनकर जीना पड़ेगा? उसने मिरर में खुद को देखा। उसकी पोस्चर, 8 सिर लंबा शरीर, सब कुछ परफेक्ट था। अचानक मैंशन में फुटस्टेप्स गूंजने लगीं। जूलियन का चेहरा सख्त हो गया। दरवाजा खुला और नौकर ने कहा, सर जूलियन, सर हुरिन आ चुके हैं। जूलियन ने सोचा, हुरिन? क्रायाट प्रसेन परिवार का डायरेक्ट डिसेंडेंट यहां क्यों? हुरिन डरते डरते बोला, सर जूलियन, आप ठीक है?
जूलियन ने ठंडे लहजे में कहा, थैंक्स टू यू। मैं अभी भी ठीक हूं। हुरिन ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, मुझे लगा शायद मैं बेवजह चिंता कर रहा हूं। माहौल भारी हो गया। दोनों मुस्कुराए, लेकिन दोनों के मन में शक था। अचानक हुरिन ने कहा, जूलियन, मैंने एक अफवाह सुनी है। जूलियन ने पूछा, कौन सी? हुरिन बोला, कि आपने अपनी याददाश्त खो दी है। ये सुनते ही जूलियन का दिल जोर से धड़का। तो यही वजह है कि सब लोग मेरे बारे में फुसफुसाते हैं। जूलियन ने आंखें बंद की। तभी उसने खतरनाक मुस्कान दी और बोला, तो तुम भी उस अफवाह पर यकीन करते हो? जूलियन का चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि हुरिन कांप उठा। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा, लेकिन अंदर से उसका मन घबरा रहा था। शायद जूलियन पहले से जानता है कि मैं एल्डर्स की काउंसिल के आदेश पर यहां आया हूं। हरनान हल्की सी हंसी दबाते हुए अपने हाथ से मुंह ढककर बोला, इन नौकरानियों में फैल रही अफवाहों पर ज्यादा ध्यान मत दो। खैर, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि एल्डर्स काउंसिल का आदेश है और मुझे तुम्हें उसका संदेश पहुंचाना था। एल्डर्स काउंसिल यानी वो परिषद जो रईसों से बनी है। वे हमेशा रक्तरेखा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर कोई शाखा परिवार का सदस्य सत्ता हथियाने की चाल चले, तो पुरानी सीधी रक्तरेखा वाले एल्डर्स चुप नहीं बैठते। जूलियन भी क्रायाट प्रसेन परिवार की एक शाखा से है, लेकिन अपनी तलवारबाजी और जादुई क्षमता के कारण वह शाही कुत्तों का कुत्ता माना जाता है। यही वजह है कि ये संगठन उसे आग की किरकिरी समझता है और उसे तुरंत खत्म करना चाहता है। संदेश है, तो मुझे सतर्क रहना चाहिए, जूलियन ने सोचा। क्या संदेश है? हुरिन बोला, तुम्हें इंस्ट्रक्टर के गाइज में ब्लिंक के कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेना है। ब्लिंक महल से गुप्त मिशन करने वाला संगठन जो अक्सर शाही गार्ड के रूप में काम करता है। ये रॉयल एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है जहां अद्भुत मार्शल प्रॉवेस वाले लोग इकट्ठा होते हैं। जूलियन भी ब्लिंक का सदस्य है। जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वही मुझे बुला रहे हैं। संदेहास्पद। जाऊं या नहीं, जूलियन सोच रहा था। हुरिन मुस्कुराया। आमतौर पर जूलियन काउंसिल के ट्रैप को पहचानकर बच निकलता। इस बार उसे कैसे मनाऊं? तभी जूलियन जोर से हंस पड़ा। ठीक है, मैं सुपरवाइजर बनकर वहां जाऊंगा। जूलियन के जवाब से हुरिन का चेहरा पीला पड़ गया। पर तुम्हारी चोटें? जूलियन ने अपना पट्टा उतार दिया। अरे, ये तो ठीक हो चुकी है। हुरिन डर गया। इतना आसान? हुरिन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं। ज्यादा देर रहूंगा तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। दूरी ही बेहतर है। तभी जूलियन की गहरी आवाज गूंजी, रुको। हुरिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा? अचानक एक फूलों का गमला उसकी ओर उड़ा। ओह नहीं, जूलियन ने मुस्कुराते हुए गमला आगे बढ़ाया। मैं बस तुम्हें ऑर्किड देना चाहता था। तुम्हारा मूड अच्छा होगा। हुरिन कांपते पैरों से बाहर निकला। मैं भूल गया कि उसका निकनेम स्माइलिंग एक्सिक्यूशनर है। जूलियन कमरे में रखे गमलों को देख रहा था। कब ये कमरा ऑर्किड के खेत में बदल गया? उसने खुद से कहा। बेख्याली में कितनी बातें बोल दी। अब इन सब का क्या करूं? उसने हाथ बढ़ाकर तलवार उठाई। अगर ये जूलियन है तो बिना तलवार के बाहर नहीं जाएगा। फिर कपड़े चुनने लगा। ये क्या चमचमाते कपड़े हैं? इसका टेस्ट क्या है? उसने सफेद शर्ट पहनी। मुझे बिल्कुल जूलियन की तरह एक्ट करना होगा। तभी दरवाजा खुला। हुरिन, मैं तैयार हूं, जूलियन ने रिस्ट एडजस्ट करते हुए कहा। हुरिन का चेहरा उतर गया। चलो, मैं ओरल एग्जाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। टेस्ट कहाँ है? पुरानी गाड़ी गहरे हरे जंगल से गुजर रही थी। हुरिन सामने बैठा कामली बता रहा था। एंट्रेंस एग्जाम वी एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर है। जूलियन ने सोचा, वी एकेडमी? गेम में ये जगह महत्वपूर्ण नहीं थी, पर याद है? उसने कैजुअली पूछा, अकादमी कैसी जगह है? हुरिन बोला, तुम्हें तो पता होना चाहिए। आखिर तुम वी एकेडमी से ही आए हो। जूलियन ने सोचा, वाह, मैंने सोचा ही नहीं। कितना वक्त हो गया? उसने बात बदल दी। पक्का अब सब बदल गया होगा। गाड़ी रुक गई। सर जूलियन, सर हेन, हम वी एकेडमी पहुंच गए हैं, ड्राइवर ने कहा। जूलियन ने अकादमी को देखा। गेम में सिर्फ स्क्रीन पर देखा था। असलियत में ये इतनी बड़ी है। हुरिन ने पूछा, क्या कहा? कुछ नहीं, जूलियन मुस्कराया। भले गेम के ग्राफिक्स अच्छे हों, रियलिटी की बराबरी नहीं कर सकते। हुरिन ने एक्सिक्यूशनर के चेहरे को देखा। ये आदमी पागल है या कोई चाल चल रहा है?
जूलियन ने सोचा, शायद ये एल्डर्स काउंसिल ने मुझे परखने के लिए भेजा है। उसने सिस्टम पैनल दबाया। यूनिक पॉइजनस नेगेटिव इमोशन ट्रेट डिटेक्टेड। सामने वाले की नेगेटिव ऑरा से भावनाएं पता चल सकती है। जूलियन धीरे धीरे समझने लगा, हाँ, यही वजह है कि मैं हमेशा लोगों की भावनाएं समझ पाता हूं और उन्हें एक्सप्लॉइट करता हूं। डर को लेवरेज करके बिना लड़े ही जीत जाना। उसने हुरिन को देखा। काउंसिल ने उसे मुझे निगरानी के लिए भेजा है। ये एल्डर्स काउंसिल मेरे खिलाफ चाल चल रहे हैं। अब अफवाह है कि मुझे एमनीसिया है। यही सबसे सही वक्त है मेरे खिलाफ चाल चलने का। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे सर्वाइव करना है, असली दुनिया में लौटना है। तभी उसका ध्यान अचानक किसी अजनबी से टकराने पर टूटा। वह झुककर तुरंत बोला, माफ कीजिए। सॉरी। वो अभी बोल ही रहा था कि जूलियन अपनी शैतानी शक्ल के साथ पास झुक गया और होठों के किनारे चौड़ी स्माइल दे दी। वो लड़का डर के मारे ऐसे गिर गया जैसे कोई भूत देख लिया हो। लॉर्ड जूलियन। जूलियन ने अनजाने में भौंहें सिकोड़ लीं। ओह! भीड़ से डरभरी फुसफुसाहट लगातार सुनाई देने लगी। जूलियन, जूलियन द स्लाई फॉक्स, रॉयल मैड डॉग यहाँ क्यों आया है? उसने तो पहले ही 4 कर दिए। वो ये कैसे कर सकता है? तभी हेरन जल्दी से बीच में आया। जूलियन, प्लीज शांति रखो। वो अभी छोटा है। जूलियन का चेहरा सिकुड़ गया। उसने सोचा, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। उसने मुट्ठियां कस लीं। सच में यही बात थी। जूलियन अंदर ही अंदर कराह उठा। मुझे भी जूलियन से नफरत है। नीचे से डर और गुस्से की लहरें उस तक पहुंच रही थीं। कोई डर रहा था तो कोई बहुत गुस्से में था। जूलियन ने होंठ काटे, खुद को कोसा। मैं सबके साथ नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता? मैं भीड़ के साथ डील करने में अच्छा नहीं हूं, पर मुझे सबको शांत करना होगा। तभी एक लड़की सामने आकर जूलियन का रास्ता रोक खड़ी हुई और बोली, लॉर्ड जूलियन, वेलकम। वो लड़की आत्मविश्वास से ऊपर देख रही थी, बिना किसी डर के। उसकी नाजुक और खूबसूरत शक्ल देखकर जूलियन दंग रह गया। आइलीन डेटियन, डेमन किंग को हराने वाली शुरुआती कैरेक्टर्स में से एक। अभी वो वी अकेडमी में इंस्ट्रक्टर थी और अद्रीथन एम्पायर की मैजिक टॉवर से जुड़ी हुई 5 एलिमेंट्स में से मेटल को कंट्रोल करने वाली जीनियस मैज। सिर्फ 24 साल में 5th रैंक आर्क मैज। जूलियन उसके बारे में सोच में डूब गया। वो हमेशा एक अच्छी टीचर रही है। मदद चाहिए तो बता देना, भले ही मुझे यकीन नहीं कि मैं मदद कर पाऊँ। नहीं, उसने तो अकेडमी के टाइम ही काफी काम की एडवाइस दी थी। पर आइलीन मुझे वेलकम क्यों कर रही है? जूलियन ने अपनी गर्दन हिलाई, ज्यादा सोच से आई जकड़न ढीली करने को। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? खैर, माहौल थोड़ा हल्का हुआ, पर कुछ गड़बड़ है। जूलियन की भौहें टेढ़ी हुईं। रुको, मैं उसकी नेगेटिव ऑरा देख रहा हूं। ये ठीक नहीं। डर, गुस्सा नहीं, ये तो नफरत है। पर वो मुझसे नफरत क्यों करती है? मैंने उसके साथ क्या किया? आइलीन तो सीनियर मैज है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था जिससे उसे मैं अजीब लगूं। वो तो बड़ा झंझट खड़ा कर सकती है। मुझे सब शांत करने का तरीका ढूंढना होगा। सोच का मतलब है एक्शन। जूलियन ने तुरंत अपने चेहरे पर ताना मारने वाली नकली मुस्कान डाली। डाइचियन फैमिली की हाफ ब्लड, तुझे किसने हक दिया मुझसे बात करने का? आइलीन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी शक्ल तकलीफ में मरोड़ गई। दोनों के बीच का माहौल और ज्यादा भारी और घुटन भरा होता चला गया। बाहर से जूलियन मस्त नजर आ रहा था, पर अंदर तूफान मचा था। वाह, अब उसके पास कहने को कुछ नहीं, पर असल में टेंशन और बढ़ रही थी। मजबूरी में जूलियन ने तलवार पर हाथ रखा और धमकाया, तू मिक्स्ड ब्लड है क्या? बधिर भी है? दिल में सोचा, लगता है मुझे विलेन बनकर ही खेलना पड़ेगा। जूलियन ने अपनी चमकदार सिल्वर तलवार ऊपर उठाई। पता है मरते वक्त इंसान कैसी आवाज निकालता है? वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। डर गए। अब मैं इसे शांत कर सकता हूं। तभी आइलीन ने जादू का इस्तेमाल करते हुए पूछा, तुमने तलवार निकाली अभी? उसके पूरे शरीर पर गोल्डन रोशनी छा गई। उसने सख्ती से कहा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे तुम जूलियन ऑफ शट आइज ही क्यों न हो, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। ये वी अकेडमी पर हमला है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर जूलियन हक्का बक्का रह गया, पसीने से भीग गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, तैयार हो जाओ। मैं आसान प्रतिद्वंदी नहीं हूं। ये देखकर नकली विलेन भाई घबरा गया।
रुको, मैं तो बस थोड़ा डराने का सोच रहा था और फिर पीछे हटना था। आइलीन बिजली की ताकत इकट्ठा करके सीधा उसकी ओर दौड़ी। जूलियन ने तलवार से रोककर उसे जमीन पर दे मारा। जमीन चटक गई। उसने सोचा, ये सच में फाइट हो रही है क्या? आइलीन का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो चौंक गया। वो मुड़ी और स्टूडेंट्स को आदेश दिया। सभी ट्रेनेज तुरंत भाग गए। उनके चेहरों पर खौफ था। बस एक आवाज गूंजी, भागो। स्टूडेंट्स भागते हुए सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। काश मैं जूलियन की बात मानकर पहले ही निकल जाता। पीछे मुड़ी तो जूलियन की हंसी सुनी। उसने मौका पाकर अटैक किया, मगर आइलीन ने फौरन प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया। लड़ते हुए बोली, मुझे पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। जूलियन उसके करीब आकर हंसते हुए बोला। तभी प्रोफेसर की एक जोरदार चीख गूंजी और ज्यादा ताकत खुली, जिसने जूलियन को पीछे धकेल दिया। असली हमले वाकई डरावने थे। उसे लगा उसकी सांसें भारी हो गईं। उसका चेहरा लाल हो रहा था। शायद वो अपनी भावनाएं हर वार में डाल रही थी। दूसरी ओर आइलीन बेचैन थी। वो तो जानलेवा वार करना ही नहीं चाहती थी, फिर भी उसने पूरी सीरीज चकमा दे दिया। यही तो जूलियन है, उसने सोचा। एक समय वो आदर्श नोबलमैन था। अचानक उसे किताब की याद आई, जिसमें जूलियन को बातें करते देखा था। लड़कियां भी उसे पसंद करती थीं। कोई सोच रहा था कि जूलियन तो मेनस्ट्रीम नोबल से भी ज्यादा आकर्षक है। उस वक्त जब आइलीन डैटियन नई स्टूडेंट थी, तो उसने भी उसे दिल से चाहा था। उसके आत्मविश्वास, उदारता और दोस्ताना स्वभाव ने सबका दिल जीता था। साम्राज्य में उसे तलवारबाजी की वजह से राइजिंग स्टार माना जाता था। उसने धीरे से तलवार छुई थी। वही तस्वीर आइलीन के जहन में थी। आइलीन ने किताब झटके से बंद की जब उसने उसे देखा। उसकी आंखों में छिपे भाव थे। उस समय उसने उसे लव लेटर भी दिया था, हाथ कांपते हुए, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। यही सोचकर आज उसका दिल और भी उलझ गया। उसने अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और बहुत ताकत इकट्ठी कर ली। जूलियन चौंका, पर अपने अनुभव से बच निकला। आइलीन का चेहरा लाल, गुस्से से कांपता हुआ। जूलियन सोचने लगा, क्या वो इतनी गुस्से में है या फिर कुछ और? उसका चेहरा इतना लाल देखकर जूलियन की झुंझलाहट थोड़ी कम हुई। उसने होंठ टेढ़े किए और सोचा, अब इसे खत्म करना चाहिए। पलक झपकते ही वो उसके पीछे पहुंच गया और तलवार के हत्थे से उसके सिर पर हल्का वार किया। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। जूलियन नर्वस होकर बोला, क्यों न यही खत्म कर दे? उसने गुस्से से मुंह फुलाया, तुम मुझे कमजोर समझते हो? और जूलियन अब भी मुस्कराया। ओह माय, वो थोड़ी कम गुस्से में आई, लेकिन सवाल किया, तुमने मूनलाइट स्वॉर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया जब मौका था? चाहो तो तुम मुझे मार सकते थे। तुम्हारी मैजिक पावर बहुत स्ट्रांग है, तो क्यों नहीं? और उसकी आवाज छेड़ने वाले अंदाज में गूंजी। क्या तुम कारण जानना चाहती हो? इस समय मिस आइलीन का चेहरा टमाटर जैसा लाल था। दिमाग में कई बातें घूम रही थीं। क्या वो इतने समय बाद आखिरकार मेरी फीलिंग समझ गया? उसने जवाब दिया, हाँ। जूलियन ने अंगूठा उठाकर कहा कि ये हेरन का यहाँ पहला टाइम है, इसलिए उसे टेस्टिंग सेंटर का रास्ता नहीं पता था। हेरन ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया और हल्की मुस्कान दी। और बाकी सब लोग तो मुझे रास्ता दिखाने से ही डर गए थे। ये सुनकर जूलियन ने सोचा, स्क्रिप्ट तो मेरे हिसाब से नहीं चली। उसने विनती भरी नजर डाली, अब समझे? अगर समझते हो तो मुझे गाइड करो। तुम गद्दार, हेरन ने बगल से असहज होकर याद दिलाया। क्या तुम थोड़ी सभ्यता से नहीं बोल सकते? आइलीन वही खड़ी थी, बाल बिखरे हुए और हकला रही थी। क्या बस इतना ही कारण था? दोनों आगे बढ़ गए और वो पत्थर की तरह खड़ी रह गई। जूलियन चलते चलते सोच रहा था, मूनलाइट और स्टार्स की तलवार। शायद आइलीन जूलियन की तलवार की ही बात कर रही थी। आमतौर पर जब तलवार की फील्ड एक्टिव होती है तो ब्लेड के चारों ओर रोशनी दिखती है, लेकिन जूलियन की तलवार थोड़ी खास थी। उसका ब्लेड ही हल्का नीला हो जाता था, जैसे उसमें चांदनी कैद हो। और उस तलवार को कसकर पकड़े जूलियन के क्रूर चेहरे की इमेज साथ में। जूलियन ने इस तलवार से असंख्य डेमन्स को मारा था। ये सब देखने के बाद ही लोगों ने उसे मूनलाइट स्वॉर्ड नाम दिया, डर और सम्मान दोनों से। इसलिए ये तलवार ही जूलियन की पहचान और ताकत का स्रोत थी। तो मैं कैसे? उसका चेहरा पीला पड़ गया। मन ही मन सोचता रहा कि शायद वो इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझ ले, क्योंकि वो तो बस एक सामान्य इंसान था। आइलीन के शक करने लगने से ही मुसीबत बढ़ने वाली थी। वो साफ साफ सोच नहीं पा रहा था।
कंफ्यूज रहते हुए उसे बस ये यकीन करना था कि वो सच बाहर न आने दे। तभी उसका चेहरा डरावना हो गया। पीछे के दोनों लोग तेज सांस खींचे बिना नहीं रह सके। अब ये क्या प्लान कर रहा है? जूलियन ने पीछे पलटकर दोस्ताना एक्सप्रेशन दिया। कोई प्रॉब्लम है? इससे दोनों कंफ्यूज हो गए। हकलाते हुए बोले, नहीं, कुछ नहीं। ये रहा ट्रेनिंग ग्राउंड, गाइड ने कहा। उसने कॉन्फिडेंस से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जाते जाते उसने आइलीन पर हल्का सा ताना मारना नहीं भूला। सॉरी प्रोफेसर आइलीन, रास्ता भटक गई थीं। ये सुनते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने दांत भींचे, असहजता दिखाई। फिर जूलियन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं जूलियन क्रायार्ड प्रासेन हूं। आज के शट आइज एंट्रेंस एग्जाम को मैं ही आयोजित करूंगा। मुझे यकीन है आप सबने मेरा नाम पहले सुना होगा। जब वो बोल ही रहा था, पान किसी को ढूंढते हुए इधर-उधर देख रहा था। उसकी नजर बार बार घूम रही थी। वो कहा है। तभी हरे बाल और हरी आंखों वाला हैंडसम नौजवान सामने आया। वो रहा टॉर्सो फैमिली का दूसरा बेटा। मुझे पता था वो आएगा। टॉर्सो फैमिली का क्रायार्ड प्रसेन हाउस से बहुत पुराना नाता था। शट आइज, जो रॉयल फैमिली के अंदर है, से जुड़ना बहुत बड़ा ऑनर था, लेकिन इसका मतलब तगड़ा कंपटीशन भी। एंट्रेंस टेस्ट एक के बाद एक जज और कैंडिडेट के बीच ड्यूल था। अगर इसी दौरान मैं टॉर्सो फैमिली के सेकेंड सन को हरा दूं तो एल्डर्स काउंसिल इसे बहाना बनाकर मुझे नीचे गिराने की कोशिश करेगा। हुरन घबराकर जूलियन की ओर देख रहा था, पर वो हमेशा की तरह मुस्करा रहा था। मन ही मन सोच रहा था, यहीं से मेरी बदनाम इमेज खत्म होगी। उसने सबसे पूछा, लगता है आप सब यहाँ शट आइज में शामिल होना चाहते हैं, सही? लोगों ने हल्का सा डरते हुए जवाब दिया। जी सर, जूलियन ने दांत भींचकर मखौलिया लहजे में कहा। ये सब तो रेशम खमल में पले मासूम बच्चे लगते हैं। तुम्हारी तलवार जैसे सजावटी एक्सेसरी देखकर मुझे हंसी आती है। शट आइज वो जगह जहां तुम सब जाना चाहते हो, साम्राज्य की सबसे खून खराबे वाली जगह है, और एक सीनियर होने के नाते तुम्हें उसका टेस्ट दूंगा। अब शट आइज का एंट्रेंस एग्जाम आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। उसने तलवार खींची और पासिंग क्राइटेरिया बताया। मुझे मार डालो। सब कंफ्यूज और डरे हुए थे। जूलियन ने घोषणा खत्म की। उसका शरीर कांपा, होठों पर और बड़ी मुस्कान नहीं चढ़ पा रही थी। ओह नहीं, अब उसे एहसास हुआ कि एग्जाम सच में वन ड्यूल था। प्यूरिन ने फुसफुसाकर कहा, जूलियन, भले ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम हो, पर इन पर नरमी मत दिखाना। पर अंदर से वो चिल्ला रहा था, क्या सच में मुझे इनसे ड्यूल करना पड़ेगा? उसे याद आया आइलीन के साथ पिछला मैच। मैं तो बस भागना ही जानता था। अब अगर सच में ऑफिशियल ड्यूल हुआ तो लोग सोचेंगे मैं किसी नए कैंडिडेट से भी नहीं लड़ सकता। लोग कहेंगे क्या वो सच में इतना कमजोर है? वो मूनलाइट स्वॉर्ड भी इस्तेमाल नहीं करता। क्या ये सब अफवाहें हैं? अपने ही चेहरे की उदास छवि याद आई। शायद वो सच में याददाश्त खो बैठा है। यही लोग सोचना शुरू कर देंगे। उसने ट्रेनीज को देखा और थोड़ा पीछे हटा। अगर मैंने जरा भी संदिग्ध बर्ताव किया तो कोई मुझ पर अटैक कर देगा और सबको पता चल जाएगा कि असली जूलियन नहीं हूं। उसने तलवार कसकर पकड़ी और प्लान बनाने लगा। तो फिर उसने हाथ फैलाते हुए तय किया, शुरू में ही इनको हिलाकर रख देता हूं। उसने चिल्लाया, हे सब लोग, क्या हो रहा है? मामला क्या है? उसने गंभीर चेहरा बनाया। एग्जाम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं मर नहीं जाता या कोई कैंडिडेट नहीं बचता। नीचे के कैंडिडेट्स हिचकिचा रहे थे, कांप रहे थे, ऊपर देखने से डर रहे थे। उसकी बात के बाद एकदम खामोशी छा गई। अचानक एक हाथ उठा। आह, मैं हार मानता हूं। बाकी कैंडिडेट्स भी चौंक गए। फिर उन्होंने भी हाथ खड़े किए। मैं भी बाहर, मैं भी। भीड़ में बस यही गूंजने लगा। टॉर्सो क्लैन का दूसरा बेटा भी घबरा गया। उसने भी दांत भींचे और हाथ उठाया। मैं हार मानता हूं। हान और आइलीन ये सब देखकर चौंक गए। क्या मजाक है? इतने सारे कैंडिडेट्स थे और सबने हार मान ली। जूलियन ने मुंह ढककर हंसी दबाई। उसकी केप हवा में लहराई। फिर उसने पीछे मुड़कर एग्जाम खत्म घोषित कर दिया क्योंकि अब कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं था। ऊपर से वो कॉन्फिडेंस से मुस्करा रहा था, पर अंदर से खुशी में रोने का मन कर रहा था। मैंने कर दिखाया। सच में जूलियन की ये डरावनी इमेज ही हमेशा उसकी मदद कर देती थी। उसने आइलीन की ओर एक नजर डाली, मन ही मन सोचते हुए, तो आइलीन, क्या अब मेरे डर ने तुम्हारी नफरत को मात दे दी? मगर उसका चेहरा देखकर जूलियन एकदम ठहर गया। वो चेहरा अब अजीब तरह से नरम और रिलैक्स था। उसने पीछे पलटकर सिर्फ उसका लाल चेहरा देखा और मन ही मन सोचा,
मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? जूलियन ने अपना सिर ठोकते हुए सोचा, नेगेटिव कलर स्किल काम नहीं कर रही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्किल अचानक काम करना बंद कर दे। अगर ऐसा हुआ तो ये बुरी खबर होगी। एलीन ने अपने होंठ दबा लिए। उसकी हाल की हरकत ने पुराने दिनों की याद दिला दी। उसने मुझे जूलियन की याद दिला दी, जो असली लड़ाई से ज्यादा धमकी देकर दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर करता था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, नेगेटिव कलर स्किल सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को महसूस कर सकती है। ह्यूरिन उसके पीछे भागा और बोला, जूलियन। जूलियन रुक गया। ह्यूरिन उसके सामने जाकर बोला, तुमने अच्छा किया। जूलियन ने भौहें चढ़ाई और अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। ह्यूरिन डर और उलझन में था। जैसे ही जूलियन ने ह्यूरिन के कंधे पर हाथ रखा, उसमें डार्क नेगेटिव कलर प्रकट हुआ। जूलियन ने बस जवाब दिया, कुछ नहीं, मेहनत तो तुमने की। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर खुश हुआ कि स्किल अब भी काम कर रही है। तभी लाजेरेथ भगवान की तरह सामने आया। गुड इवनिंग, सर, और बोला, हम। इतना भावुक चेहरा वाला नौजवान। कमाल, जूलियन नहीं जानता था ये कौन है। उसने तुरंत अपना परिचय दिया, मेरा नाम लाजेरेथ है। शट आइज का एडमिनिस्ट्रेटिव काम में देखता हूं। आपसे मिलकर सम्मानित हूं। लोग कहते हैं कि आप बहुत सवाल पूछते हैं, तो ये अफवाह गलत है कि आपको अमनेशिया है। आपने एग्जाम बिना किसी और कैंडिडेट से भिड़े पूरे कर लिया। जूलियन ने सोचा ये आदमी काफी बातूनी है। लाजेरेथ ने और कहा, सुना है कि टोसो फैमिली का दूसरा बेटा भी कंपटीशन में था, फिर भी आपने उसे बिल्कुल नहीं बख्शा। ये सुनकर सब दंग रह गए। हरनेन ने गुस्से में उंगली उठाकर लाजेरेथ को डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि ये बात साफ थी कि उसने टोसो फैमिली के बेटे की हार का इशारा किया। लाजेरेथ ने झेंपते हुए कहा, सर, मेरा वो मतलब नहीं था। हरनेन गरजा, तुम्हें अभी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं करनी और इतनी अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हें तो टोसो फैमिली और क्रायाट प्रसेंग के रिश्ते का भी ज्ञान है। जूलियन ने बीच में टोका, ह्यूरिन, तुम कुछ गलत समझ रहे हो, या फिर शायद टोसो फैमिली ही कुछ गलत समझ रही है। उसने खतरनाक चेहरा बनाकर कहा, शट आइज में नोबल्स की एंट्री नहीं होती। सब हैरान रह गए। जूलियन बोला, क्योंकि ये रॉयल फैमिली के डायरेक्ट कंट्रोल में है। इसमें सिर्फ कॉमनर्स या गिरे हुए नोबल्स ही जुड़ सकते हैं। हरनेन ने पूछा, तो फिर क्या तुम नोबल नहीं हो? जूलियन बोला, मैं क्रायाट प्रसेंग की माइनर ब्रांच से हूं, हाल्फ ब्लड। मतलब मैं रॉयल फैमिली का कुत्ता हूं, क्रायाट प्रसेंग का नहीं। उसने आगे कहा, टोसो फैमिली का बेटा पहले से जानता था कि वो दूसरे राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा, फिर भी उसने एग्जाम दिया। शायद वो अपने बेटे को असली अनुभव देना चाहते थे, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये सुनकर ह्यूरिन का शरीर कांप गया। कमबख्त, इसे पहले से पता है। उसने मुट्ठियां भींच लीं। तुम जानते हो कि ये एग्जाम काउंसिल ऑफ एल्डर्स का ट्रैप है, और मैं उनमें से एक हूं। लेकिन जूलियन ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बस गलतफहमी है। हरनेन अब डर के कारण ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जूलियन ने हल्का सा थ्रेट दिया, वरना ये अफसोस की बात होगी। फिर वो अपने कैसल लौट गया। नौकरों ने झुककर कहा, माय लॉर्ड, आप लौट आए। लोग स्वागत कर रहे थे। वेलकम बैक, माय लॉर्ड। नौकरानियों ने पूछा, डिनर करेंगे? जूलियन ने कहा, जरूरत नहीं। फिर अचानक पलटकर बोला, और हाँ, मेरे ऑफिस में किसी को मत आने देना। अंदर जाकर उसने तलवार रख दी, कुर्सी पर बैठकर माथे से पसीना पोंछा और थकान में लंबी सांस ली। फिर सोचा, ह्यूरिन की प्रतिक्रिया से साफ है कि एल्डर प्रेसिडेंट ने वाकई इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ की है। आज तो मैं भाग्यशाली रहा, पर यह कितने दिन तक चलेगा पता नहीं। एक दिन वो मेरी कमजोरी ढूंढ ही लेंगे और शायद मुझे फैमिली से निकाल देंगे। उसने तलवार को देखा और मूनलाइट स्वॉर्ड का ख्याल आया, जिसे एक्टिवेट न कर पाने से वो चिंतित था। लेकिन अगर कर लिया तो? उसने तलवार उठाई, उसमें नीली रोशनी भर दी। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, चेहरा डरावना हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, शायद अब ट्राई करना चाहिए। तलवार एक्टिवेट हुई, उसकी चमक चारों ओर फैल गई। तलवार इतनी तेज थी कि उसका चेहरा उसमें साफ दिख रहा था। उसने भौहें चढ़ाई। एक्टिवेट करना आसान नहीं था। उसने तलवार कसकर पकड़ी और इंटरनल एनर्जी उसमें ट्रांसमिट की। उसी पल तलवार का रास्ता, यानी उसका सही ट्रेजेक्ट्री उसकी आंखों के सामने साफ हो गया। सिस्टम ने तलवार की कैपेबिलिटी चार्ट दिखा दी। वो गंभीर चेहरा बनाकर सोचने लगा, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। फिर उसके दिमाग में इस साम्राज्य के मशहूर चेहरों की याद आई।
अनगिनत लोग तलवारबाजी में निपुण थे, कुछ तो जूलियन से भी बेहतर। सिर्फ उन मशहूर व्यक्तियों की गिनती कर लो तो दर्जनों नहीं, सैकड़ों निकलेंगे। लेकिन उनके और जूलियन के बीच का फर्क साफ था, क्यूआई या मना को कंट्रोल करने की क्षमता। यही कारण था कि अपनी चरम सोच के बावजूद जूलियन जिंदा रह पाया। ये सोचकर उसने अपने हाथ की तलवार देखी और अचानक उदास हो गया। क्या वो अभी कर पाएगा? अगर मना उल्टा बहा तो उसके वाइटल ऑर्गन्स तबाह हो सकते थे। मना कंट्रोल करना बेहद खतरनाक काम था। उसके माथे पर ठंडी पसीना आ गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और तलवार पर ध्यान केंद्रित किया। नहीं, सूनर और लेटर उसे खुद को साबित करना ही होगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया, आंखें तलवार की धार जैसी तेज। अगर गेम और इस दुनिया में मना का कॉन्सेप्ट एक जैसा है, तो उस गेम को सैकड़ों बार खेलने के कारण वो पहले से जानता था कि क्या करना है। उसने तलवार उठाई और उसमें मना डालने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे मना के प्रवाह को नियंत्रित करना था। मना उसके दिल में जमा हुआ और फिर मेरिडियंस में, यानी शरीर के वे अंग जो मना को संचालित करते हैं, उसमें बहने लगा। इस समय वो बड़ी मुश्किल से अपने शरीर में ट्रांसमिट हो रहे मना की मात्रा को कंट्रोल कर पा रहा था। डिमोनिक एनर्जी की 38 मेरिडियंस में से 6 को ग्रेट मेरिडियंस कहा जाता है। उनमें से सिर की ग्रेट मेरिडियन सीधा दिल और शुद्ध मना को जोड़ती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो सहता रहा। बस अगर वो उस हिस्से को एक्टिवेट कर पाता। तभी उसने आंखें खोली। उसका शरीर मना से भर गया और उसे असीमित खुशी महसूस हुई। उसका ऑरा हिलने डुलने लगा। तलवार पकड़े हुए वो संतुष्ट हो गया। अब मुझे अपने शरीर का मना दूसरे हिस्से में भेजना है। उसने दर्द सहते हुए पूरी एनर्जी तलवार में भरनी शुरू की। प्रतिरोध उसकी उम्मीद से कहीं अधिक था, लेकिन जूलियन सक्षम था। ब्लेड तुरंत चमकने लगा। सक्सेस। चमकती हुई तलवार देखकर उसने मजबूरी में मुस्कान दी। बस यही है। लेकिन तभी सिस्टम ने दिखाया, मूनलाइट स्वॉर्ड अभी पूरी नहीं हुई है। उसने तलवार को हाथ में देखा। वो आकार ले चुकी थी, लेकिन अभी बहुत कमजोर थी। तभी ब्लेड पर एक रत्न प्रकट हुआ। ये क्या है? क्रेसेंट मून का टुकड़ा। उसने खुशी से तलवार को थामा। कम से कम मूनलाइट दिखाई तो देने लगी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के पहले दिन उसने पूरी मेहनत से अभ्यास किया। जैसे ही तलवार चली, 3 वुडन फिगर्स तुरंत सिरविहीन हो गए। उसने पीछे मुड़कर उन लकड़ी की मूर्तियों को देखा। लकड़ी के टुकड़े जमीन पर गिरे। उसने राहत की सांस ली और सोचा, कम से कम मैं नाइट के स्तर तक तो पहुंच गया हूं। ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े होकर उसने सोचा, अब सिर्फ मूनलाइट स्वॉर्ड को परिपूर्ण करना बाकी है। उसने सोचा, मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे सच में समझे, नहीं, जूलियन को सच में समझे। तभी एक मेड आई और बोली, सर जूलियन। उसने झुककर बताया कि कोई मेहमान मिलने आया है। जूलियन हैरान हुआ। फिर एक हैंडसम नौजवान ने हाथ उठाकर सलाम किया। सर जूलियन, ग्रीटिंग्स। विजिटर को देखकर जूलियन ठिठक गया। उसने धीरे से कहा, लजारेत। नौजवान बहुत खुश हो गया। आपको अभी भी मेरा नाम याद है? फिर घबराकर बोला, क्या ये कल की वजह से तो नहीं? जूलियन कुछ नहीं बोला, बस सोचा, इतना बातूनी आदमी भुलाया कैसे जा सकता है। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, तो तुम यहां क्यों आए हो? लाजेरेत ने कहा, मुझे कमांडर ने भेजा है, वी एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स वेरीफाई करने। जूलियन ने शक से पूछा, पर रिजल्ट्स तो कल ही देखे गए थे। नौजवान ने सिर खुजाया। प्रोसीजर्स के अनुसार जजेस से रिजल्ट्स लेकर पर्सनली रिपोर्ट करना पड़ता है। जूलियन ने मन ही मन सोचा, शट आई सिस्टम कितना इनएफिशिएंट है। फिर उसने कहा, रिपोर्ट ये है, कोई भी पास नहीं हुआ, और मुड़ गया। लाजेरेत जाते जाते रुका जब जूलियन ने कहा, वेट। उसने सिनिस्टर चेहरा बनाकर कहा, तुम कमांडर को रिपोर्ट करने वाले थे, ऐ ना? लाजेरेत ने कहा, यस। जूलियन बोला, तो इसे मैं खुद संभालूंगा। ये सुनते ही लाजेरेत चौंक गया। सॉरी सर। सर जूलियन खुद इसे संभालेंगे। जूलियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सही है, मेरे साथ कैरेज तक चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर लाजेरेत का चेहरा और सफेद पड़ गया। क्या सर, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? फिर खुद ही बोला, शायद ये कल की वजह से। जूलियन ने अंदर ही अंदर आह भरी। वो बस उसे अकेले वापस न जाने देने के लिए ऐसा कर रहा था। सोचते हुए उसने मन में ठाना, अब मुझे किसी से सलाह लेनी ही होगी। कमांडर शट आइज। वो मुझे भली भांति जानता है।
और साथ ही ये भी कि क्रायात प्रसेन फैमिली को शट आइज में कभी हस्तक्षेप करने का साहस न हो। दृश्य बदलता है। एक शानदार सफेद महल में, जो सोने की चमक से दमक रहा था। किसी ने दरवाजा खोला और घबराकर बोला, कमांडर, बड़ी समस्या है। अंदर से आवाज आई, इतना शोर क्यों मचा रखा है? आदमी बोला, सर खुद आए हैं। कमांडर ने पूछा, कौन? जवाब आया, जूलियन क्रायाट प्रसेन। वो आपसे मिलने खुद आए हैं। कलम चलाना बंद हुआ। कमांडर ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गहरा बैंगनी प्रकाश चमका। जूलियन। रोजेंडा महाद्वीप पर 3 शक्तिशाली ताकतें थीं, जिन्हें पूरा महाद्वीप मान्यता देता था। उनमें सबसे ताकतवर था अद्रन एम्पायर। जब डीमन गॉड बारबाडोस को सील किया गया, तो अद्रन एम्पायर ने अन्य देशों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें जबरन एकजुट कर लिया और एक महान साम्राज्य बना। रॉयल पैलेस इसका सबसे बड़ा सबूत था, साम्राज्य का दिल। यहां तक कि जूलियन जैसे गर्वीले आदमी को भी ये देखकर अभिभूत होना पड़ा। रॉयल पैलेस की भव्यता और लाजेरेत के डर भरे चेहरे में साफ अंतर था। मैंशन से निकलने के बाद से जूलियन हल्की मुस्कान लिए आंखें सिकोड़कर चलता रहा, जैसे कोई मुखौटा पहने हो, और वही भावहीन मुस्कान लाजेरेत को अंदर तक कंपा रही थी। एक अजीब सा अंदेशा हर हरकत में फैला हुआ था, खासकर जब जूलियन ने अचानक खुद शाही महल जाने का फैसला किया। जबकि पहले वह हमेशा रिपोर्ट करने का काम अपने नौकर को सौंप देता था, इस बार जूलियन भीड़ के बीच से अकड़कर गुजर गया। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। किसी ने अचानक कहा, ये क्या हो रहा है? जूलियन खुद यहां आया है। किसी और ने हैरानी से कहा, सुना था वो घायल है और उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। पास खड़े एक आदमी ने धीरे से कहा, शायद ये सब बेवकूफी भरी अफवाहें हैं। जूलियन को देखकर सबकी प्रतिक्रिया साफ थी, सावधानी के साथ डर और नफरत छिपाने की नाकाम कोशिश। लेकिन जूलियन बिना परवाह किए शांत चेहरा बनाए आगे बढ़ता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी। लाजर्स के अंदर बेचैनी उठी। जूलियन, जो सत्ता की दुनिया में सर्वोच्च प्रतीक था, छोटा खानदान होने के बावजूद बड़े बड़े रईसों को डराने वाला। वहीं लाजर्स, एक मामूली जन्मा इंसान, जो आधे साल से प्रशिक्षु बना अटका हुआ है। ऐसे शख्स के साथ चलना बड़ा सम्मान था, पर साथ ही डराने वाला भी। तभी जूलियन अचानक बोला, जिससे लाजर्स अपने ख्यालों से बाहर आ गया, शाही महल का नज़ारा वाकई शानदार है। लाजर्स चौंकर जल्दी बोला, हाँ सर। जूलियन ने आगे कहा, लगता है हमारी मंजिल दूसरा गेट है, जियांग गेट। पहला गेट, जियांगिनियन गेट, तो सब प्रजाजनों के लिए खुला होता है। लाजर्स ने आदर से जवाब दिया। हाँ, सही कहा। उसने सोचा, ये तो सबको पता है। तो जूलियन क्यों बता रहा है? क्या ये मेरी परीक्षा ले रहा है? कल ही इंट्रोडक्टरी एग्जाम में जूलियन ने सभी उम्मीदवारों को बाहर कर दिया था। उनमें लाजर से भी ज्यादा काबिल लोग थे, लेकिन कोई पास नहीं हुआ। इसका मतलब था कि जूलियन के मापदंड बेहद सख्त है। लाजर्स ने सोचा, अगर मैंने जरा सी भी गलती की तो शायद मुझे भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। जूलियन का इरादा परीक्षा लेने का बिल्कुल नहीं था। दरअसल गेम में महल बहुत छोटा दिखता था और अब उसे खुद रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वह बस दिशा पूछ रहा था। पहले गेट को पार करने के बाद वे जियांगी गेट पर पहुंचे। सामने का नजारा बेहद शानदार था। चमकते हुए भवन, जो दिन के उजाले में भी तारों की तरह दमक रहे थे। यह दृश्य इतना सुंदर था कि शब्द कम पड़ते। जूलियन के लिए यह सिर्फ कला की प्रशंसा नहीं थी, बल्कि वह पहली बार खुद अपनी आंखों से वो देख रहा था जो उसने अब तक केवल गेम की स्क्रीन पर देखा था। उसने संतोष से कहा, हम पहुंच गए। लाजर्स ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माय लॉर्ड जूलियन, क्या मैंने परीक्षा पास कर ली? जूलियन हैरान होकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? लाजर्स ने भोलेपन से कहा, क्या आप अभी मेरी परीक्षा नहीं ले रहे थे? जूलियन ने गुस्से में दांत भींचकर कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों लूंगा? लाजर्स ने सोचा कि अब उसे स्वीकार कर लिया गया है। वह खुशी से झुककर बार बार धन्यवाद देने लगा और बोला, चूंकि आपने ऐसा कहा, तो अब मैं विदा लेता हूं। इतना कहकर वह तेजी से वहां से भाग गया। जूलियन अब भी उलझन में था कि अभी क्या हुआ। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर जूलियन, सर ऑर्डविन आपको बुला रहे हैं। यह आदेश सुनकर जूलियन सीधे कमांड ऑफिस की ओर बढ़ा। यह संस्था सिर्फ शाही परिवार की सेवा करती थी। इसके सदस्य आपस में लगभग बराबर के दर्जे पर रहते थे, परंतु उन सबके ऊपर केवल एक ही व्यक्ति था, बेलाडर परिवार का ज्येष्ठ पुत्र ऑर्डविन बेलाडर। दरवाजे पर पहुंचकर जूलियन ने 2 बार दस्तक दी।
क्या मैं अंदर आ सकता हूं? भीतर से ठंडी आवाज आई। आ जाओ। जूलियन ने कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोला। उसकी नजर सबसे पहले एक कुर्सी पर बैठी एक महिला पर पड़ी। चांदी जैसे बालों वाली उस महिला ने शांत भाव से कहा, जूलियन, हेलो। बहुत समय हो गया। सुना था तुम घायल हो गए थे। अब ठीक हो? जूलियन झिझका। क्या ये सचमुच शट आइज की कैप्टन है? उसने सोचा। उसे इस संगठन में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सामने की महिला इतनी छोटी लग रही थी, मानो कोई बच्ची हो। सोच में डूबा ही था कि अचानक वह लड़की उंगली उठाकर बोली, तुम सोच रहे हो मैं अब भी उतनी ही छोटी लगती हूं, है ना? जूलियन ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, नहीं, नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? उसने आगे पूछा, घाव कैसा है? मुझे रिपोर्ट करो। यह सुनकर जूलियन ने हाथ कसकर भींचे और सोचा, इस औरत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर मुझसे गलत जवाब हुआ तो मेरी असली पहचान उजागर हो सकती है। उसके होंठ कस गए और माथे से पसीना टपकने लगा। ऑर्डविन बेलाडर जूलियन का ऊंचा अधिकारी था। भले ही जूलियन खुद कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने कमांडर के सामने वह हमेशा शिष्टाचार से पेश आता। यह सोचते हुए जूलियन ने तुरंत सिर झुकाकर आदरपूर्वक जवाब दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सर। हालांकि घाव मामूली नहीं है, लेकिन यह मेरी वफादारी को शाही परिवार की सेवा में बाधा नहीं डालेगा। उसने सामान्य से भी अधिक विनम्रता दिखाई, शब्दों में सम्मान सूचक जोड़कर। यह काफी था यह जताने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ का सम्मान करता है। लेकिन कप्तान चुप रही। जवाब न देकर उसने जूलियन को और भी दबाव में डाल दिया। जूलियन मन ही मन बुदबुदाया, धत्तेरे की, लगता है मैंने गलत किया। अगले ही पल उसने ठोड़ी पर हाथ रखा, हल्की आवाज निकाली और फिर आंखें संकरी कर जूलियन को घूरा। उसकी नजरें शक से भरी थीं। वह अचानक मेज पर जोर से हाथ मारते हुए खड़ी हुई और जूलियन के सामने आ गई। ये अजीब है। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। उसने तलवार का हत्था जूलियन की ठोड़ी पर कसकर दबाया और पूछताछ की, कुछ तो है जो बिल्कुल अजनबी लगता है। जूलियन ने देखा कि ऑर्डविन का चेहरा ठंडा था, आंखें संकरी और नजरें नकारात्मकता से भरी। उसने सोचा, वो मुझ पर शक कर रही है। उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी, पर बाहर से वह बेहद शांत दिखाई दिया। आखिर जूलियन अब तक अपने अफसरों से कैसे बर्ताव करता था? उसने मन ही मन सोचा। शक मिटाने के लिए जूलियन ने अचानक तलवार पकड़ ली, उसके करीब झुककर चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लाई और धीमी आवाज में चुनौती दी, कोई समस्या है? अंदर से उसने सोचा, अगर मुझे खलनायक की भूमिका निभानी है तो पूरी तरह निभाऊंगा। जूलियन की इस दुस्साहस भरी हरकत से ऑर्डविन की भौहें सिकुड़ गईं, आंखों में सतर्कता की चमक दिखी। मेरी तलवार को छूने की हिम्मत? उसने तलवार झटके से पीछे खींची और बिना कुछ कहे ठंडी आवाज में बोली, तुम अक्सर शट आइज हेडक्वार्टर नहीं आते। जब आते हो तो चुपचाप देखते हो और फिर चले जाते हो। ए ना। वह रुककर कुर्सी पर बैठी और पैनी नजरों से जूलियन को घूरा। तो फिर अचानक इतनी मेहनत क्यों करने लगे हो, जूलियन? यह सुनकर जूलियन ने थोड़ी सहलाई और बेहद शांत अंदाज में बोला, घाव की वजह से मैंने लंबी छुट्टी ली थी, अब उसी की रिपोर्ट करने आया हूं। ऑर्डविन ने हल्का सा सिर हिलाया, पर शक उसकी आंखों में अब भी था। ऐसा है? जूलियन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई दिक्कत है? लेकिन भीतर वह सोचे जा रहा था, जूलियन का यही तरीका है। नापसंद चेहरा हटाओ और सीधे आगे बढ़ो। उसने मेज पर हाथ टिकाया, पास झुककर उत्तेजक आवाज में कहा, यहां आओ या न आओ, क्या उसे भी तुम नियंत्रित करना चाहती हो? उसकी इस बेपरवाह हरकत पर ऑर्डविन ने ठोड़ी पर हाथ रखा, आंखों में व्यंग्य चमका और ताना मारते हुए बोली, सुना था चोट की वजह से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहा, लेकिन लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। भीतर ही भीतर वह सोच रही थी, अभी लौटा है और पहले से ही अफसर की अवहेलना करने की हिम्मत रखता है। ये आदमी वाकई हिम्मती है। जूलियन को उसका जवाब संतोषजनक लगा, पर उसका चेहरा नहीं बदला। माथे पर नसें उभर आईं और गुस्सा भीतर ही भीतर खौलने लगा। ये जो कहती है सच है, लेकिन सीधे मुंह कहना आसान नहीं। ऑर्डविन, तुम साधारण इंसान नहीं हो। विचारों को झटकते हुए ऑर्डविन ने मेज पर रखी रिपोर्ट उठाई और ठंडी आवाज में पूछा, तो बताओ, भर्ती परीक्षा में कोई योग्य निकला? जूलियन ने हाथ पीछे बांधकर ठंडे स्वर में कहा, कोई नहीं। यह सुनकर ऑर्डविन ज्यादा हैरान नहीं हुई, बस भौहें उठाईं। हेडन राइक का शिष्य हो तुम। साधारण लोग तुम्हारी नजर में नहीं आते। उसने रुककर पैनी नजर से देखा। तो बताओ, अस्थायी प्रशिक्षु के लिए भी कोई योग्य नहीं? जूलियन ने शांत स्वर में कहा, कोई नहीं। ऑर्डविन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, क्या? एक भी भर्ती नहीं?
जूलियन ने व्यंग्य से भरी शांति में कहा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑर्डविन की आंखों में शक और गहरा गया। ऐसा क्यों? जूलियन चुप रहा, कुछ न बोला। यह देख ऑर्डविन का गुस्सा और भड़क उठा। मेज पर हाथ मारकर वह अचानक खड़ी हुई। ये बर्ताव सामान्य नहीं है। शुरू से ही शक था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उसने जूलियन की ओर उंगली तानी और ठंडी आवाज में कहा, अभी शट आइज में लोग कम हैं। चाहे एक ही क्यों न हो, भर्ती जरूरी है। जूलियन ने शांत चेहरे से जवाब दिया, सिर्फ लोगों की कमी पूरी करने के लिए बेकार लोगों की भर्ती फायदे की नहीं। इस बार का कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं था। ऑर्डविन लगभग अपना नियंत्रण खो बैठी और चिल्लाई, फिर भी भर्ती करनी चाहिए थी। शायद उनमें से कोई काम का निकलता। जूलियन ने सिर हिलाकर कहा, ये बस समय की बर्बादी है। वे प्रशिक्षु बनने लायक भी नहीं। लेकिन भीतर ही भीतर उसने सोचा कि उसने उन्हें शुरू से ही बाहर कर दिया था। जूलियन की दृढ़ता देखकर ऑर्डविन ने बाहें बांध लीं और ठंडी आवाज में बोली, अब और बात करने का कोई फायदा नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लेकिन जूलियन नाराज नहीं हुआ। उल्टा अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, जाने से पहले एक सुझाव देना चाहता हूं। ऑर्डविन ने गुस्से से चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। अब और क्या कहना चाहता है? जूलियन ने मन ही मन सोचा, ये औरत सचमुच डरावनी है, पर मुझे खलनायक की भूमिका पूरी तरह निभानी होगी। उसने अपने कोट से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रखा। प्रतियोगिता के दौरान मैंने भर्ती परीक्षा में कुछ समस्याएं देखीं और उन्हें यहां दर्ज किया है। ऑर्डविन ने शक से लिफाफा उठाया, कागज खोला और पढ़ा। समस्या? हाँ, जूलियन शांत भाव से बोला। जी, मैंने देखा कि उम्मीदवारों में शट आइज के प्रति सतर्कता की कमी थी। ऑर्डविन ने हल्का सा सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि जब तक ये कोई बेकार फूल्स नहीं है, सब ठीक है। उसने एग्जाम से पहले कहा, उन्हें क्लियरली समझना चाहिए कि वे किस जगह जुड़ने वाले हैं। जूलियन बोला, रजिस्ट्रेशन करते समय अगर कोई इंसिडेंट होता है तो शट आइज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। यह सुनकर उसके होंठ हल्के से फड़क गए और उसने ताना मारा, लगता है तुम्हारा इरादा किसी पर मर्डरस अटैक करने का है। जूलियन। जूलियन ने हल्का सा सिर हिलाया और अजीब सी स्माइल दी, जिससे ऑर्डविन और भी सस्पिशियस हो गया। उसने रिपोर्ट पर उंगलियां थपथपाईं और सोचा, यह एटीट्यूड वाकई ऑड है। जूलियन, जो मुझसे बस एक रैंक नीचे है, उसने कभी भी इंटरनल रूल्स में इंटरफियर नहीं किया। कुछ देर सोचकर ऑर्डविन ने चिन पर हाथ रखकर पूछा, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए किसी को रिक्रूट नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि कैंडिडेट्स हर्ट हो जाएंगे और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? जूलियन कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया, हाँ, और वैसे भी जो टैलेंट्स एक फ्लॉड टेस्ट में पास होते हैं वे यूजलेस होते हैं। हम रॉयल फैमिली के अंडर एक एजेंसी है। हम किसी को भी उस नाम को स्पॉइल करने की अनुमति नहीं दे सकते। जैसे ही जूलियन लेक्चर देना शुरू करता, ऑर्डविन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ठीक है, ठीक है, जब भी रॉयल फैमिली की बात आती है तुम ज्यादा बोलने लगते हो, उसने साय किया और आगे कहा, फिलहाल मैं इस प्रपोजल को काउंसिल में भेज दूंगी, लेकिन यह अप्रूव होगा इसकी गारंटी नहीं है। जूलियन ने हाथ पीछे जोड़कर पोलाइटली मुस्कुराया। थैंक यू, कैप्टन ऑर्डविन। वह मुड़ा और चल पड़ा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही ऑर्डविन ने अचानक पुकारा, वेट। जूलियन ठहरा और उसकी ओर देखा। ऑर्डविन बोला, रॉयल सेक्रेटरी ऑफिस से एक लेटर तुम्हारे वर्कप्लेस पर भेजा गया है, जाकर देखो। उसकी वॉइस काम थी लेकिन आईज शार्प बनी रहीं। जूलियन ने हल्की स्माइल के साथ सिर झुकाया। अंडरस्टूड, कैप्टन। जूलियन के जाने के बाद ऑर्डविन कमरे में रिपोर्ट हाथ में लिए चुपचाप बैठा। तो दोस्तों, बुदबुदाया, अगर कुछ गलत होता है तो शट आइज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यानी अगर इंस्पेक्शन के दौरान कोई मर भी जाए तो भी रॉयल फैमिली उसे कवर कर लेगी। उसने आईब्रो सिकोड़ी और सोचा कि टेस्ट की नेचर वैसी ही रही। शुरू से ही सिर्फ गिरे हुए नोबल्स या पॉलिटिकली न्यूट्रल कॉमनर्स ही शट आइज में शामिल हो सकते थे। उनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं था और डिसैटिस्फैक्शन की हालत में उन्हें आसानी से इग्नोर किया जा सकता था। जूलियन यह बात अच्छे से जानता था। तो फिर इस प्रपोजल का असली पर्पस क्या है? अचानक ऑर्डविन के माइंड में ख्याल आया। उसने महसूस किया कि एल्डर काउंसिल और टोसो क्लैन इंस्पेक्शन के दौरान कोई प्लानिंग कर रहे थे। यह प्रपोजल एक मैसेज है, हमें पता है तुमने क्या किया और अगर फिर से किया तो छोड़ेंगे नहीं। वह हल्का हंसा और बुदबुदाया। जूलियन ने सच में डेयरिंग दिखाई है। एल्डर काउंसिल को चैलेंज देकर ऑर्डविन ने ऊंची वॉइस में पुकारा, कोई है बाहर। एक सर्वेंट तुरंत अंदर आया और सैल्यूट दिया। यू कॉल्ड मी, कैप्टन।
उसने जूलियन की दी हुई रिपोर्ट सर्वेंट को थमा दी। इसे पार्लियामेंट्री काउंसिल में पहुंचा दो। सर्वेंट ने लिया और रिप्लाई दिया, यस, अंडरस्टूड। जब वह अकेली रह गई तो ऑडविन ने डीप ब्रेथ ली। उसकी नजरें सोच में डूबी थीं। सिर्फ एक सीरियस इंजरी के बाद जूलियन ऐसे बदल गया जैसे वह कोई और इंसान हो। पहले रॉयल फैमिली का लॉयल डॉग, अब अपनी चेन्स तोड़कर अपना ईगो दिखाने लगा है। उसके माइंड में क्वेश्चंस का सैलाब उठ गया। आखिर वह क्या प्लानिंग कर रहा है? उसने थकी हुई वॉइस में बुदबुदाया, अब से मुझे उस पर और ध्यान देना होगा। पत्थरों से बनी पाथ पर चलते हुए जूलियन आराम से अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर्स के ऑफिस की ओर बढ़ रहा था। भीतर प्राइड उमड़ रहा था कि अब आखिरकार उसे शट आइज में अपना खुद का ऑफिस मिला, जो कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहता। आमतौर पर शट आइज किसी मेंबर को प्राइवेट ऑफिस नहीं देता था। वे भूतों जैसे थे, हरदम घूमते रहते, जगह बदलते रहते। इसलिए अगर इतनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को प्राइवेट रूम दिया है, तो वह जरूर इतना शानदार होगा कि देखकर कोई शॉक्ड रह जाए। जूलियन ने डोर की कार्विंग को देखते हुए स्माइल किया और धीरे से पुश देकर अंदर कदम रखा। और अंदर घुसते ही उसकी आंखों के सामने एक्सट्रीम लक्जरी का नजारा था। गोल्डन थ्रेड से कढ़ाई किए गए भव्य आउटफिट्स चमकदार ब्लैक एबनी रैक पर टंगे थे। गोल्डन एनिमल हेड्स की स्टैचूज, अजीब डेकोरेटिव आइटम्स और पर्पल लाइट में चमकता क्रिस्टल शैंडलिया। कमरा किसी अजीब म्यूजियम जैसा लग रहा था। जूलियन ने चुपचाप चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा, इतनी दौलत पर खर्च, लेकिन काम से कुछ लेना देना नहीं। उसने हेड शेक किया और इस रूम की तुलना अपने घर से की, जो पहले से ही लक्सूरियस था, लेकिन यहाँ की बेहुदा चमक-धमक के सामने फीका पड़ गया। ये आदमी डेफिनेटली क्रेजी है, जूलियन ने खुद से बुदबुदाया। हर आइटम कॉस्टली था लेकिन बेहद अगली। उसकी टेस्ट एकदम डिजास्टर थी। अंदर और गहराई में जाते हुए जूलियन की ब्राउज तन गईं। कमरा शिमरिंग सिल्क रोल्स और मार्बल स्टैचू से इतना भरा हुआ था कि पैर रखने की जगह मुश्किल थी। चलते चलते वह किसी एंटिक पोर्सलेन वास से ठोकर खा गया जो फ्लोर पर लुढ़क गई। डैम इट, जूलियन ने गुस्से में बुदबुदाया। ये कैसी मैस है? अगर संभाल नहीं सकते तो खरीदते क्यों हो? हर जगह सामान बिखरा पड़ा है। उसने साय किया और महसूस किया कि वाह, या यूं कहो कि इस बॉडी का जूलियन शायद अनकंट्रोलेबल शॉपिंग एडिक्शन से पीड़ित था। तभी उसे डोर के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। कम इन, उसने काम लेकिन ऑथोरिटेटिव टोन में कहा। डोर धीरे से खुला और एक यंग अप्रेंटिस, लेजारस, रिस्पेक्टफुल अंदाज के साथ अंदर आया। उसने सैल्यूट दिया और साफ कहा, ग्रीटिंग सर, मैं रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर आया हूं। उसने रेड वैक्स सील वाली लेटर दोनों हाथों से आगे बढ़ाई। जूलियन ने लेटर लिया और रॉयल सील पर नजर डाली। यह वही लेटर होगा जिसके बारे में कैप्टन ने बताया था, उसने सोचा। लेजारस पास खड़ा परमिशन मांगने ही वाला था कि जूलियन ने मिस्चिवस टोन में रोक दिया। रुको जरा, उसने सामने पड़े मेसी पाइल की ओर इशारा किया। स्टोन स्टैचूज, गोल्ड फ्रेम पेंटिंग्स और अजीब फर्नीचर। कैरेज लाओ, सब ला दो और ले जाओ। इतना हैवी भी नहीं होगा। लेजारस चौंक गया। ऑल ऑफ दिस? आर यू सीरियस? उसकी आइज फैल गईं। जूलियन ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली। लेजारस ने लिप्स दबाए और माइंड में सोचा, मुझे फिर से बिजी वर्क दे रहा है। शायद मैं इस इंटर्नशिप में ज्यादा दिन न टिक पाऊं। फिर भी प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हुए उसने कहा, अंडरस्टूड, आई मूव देम राइट अवे। जूलियन ने उसकी हेजिटेशन साफ देखी और चकल किया। लेजारस ने हैवी वुडन बेड उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पैर एक जेड इनलेड वुडन बॉक्स से अटक गया और वह जोर से गिर पड़ा। क्रैश हुआ, लेकिन लकीली मिरर टूटा नहीं। जूलियन अपनी हंसी रोक न सका। ओह डियर, तुम सच में बहुत झंझट वाले हो, लेजारस। लेजारस डर के मारे झट से उठ गया, स्वॉर्ड पकड़े हुए जैसे पनिशमेंट के लिए रेडी हो। सॉरी, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं गिर गया, उसने घबराकर कहा, चेहरा पूरी तरह पेल हो गया। जूलियन ने बस शांति से हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इन्हें फेंकने वाला था, तो लाजर्स, इसे लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। उसने देखा कि प्रशिक्षु का चेहरा डर से जम गया है और मन ही मन सोचा कि वह सचमुच बहुत डरा हुआ है। माहौल हल्का करने के लिए जूलियन मजाक करने लगा। वह लाजर्स के पास झुककर फुसफुसाया, अगर तुम यहीं मर गए तो सफाई करना बहुत झंझट हो जाएगा। चलो, सामान उठाते रहो। आधे मजाकिया लहजे की यह बात सुनते ही लाजर्स का चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाते हुए बोला, जी सर। उसकी घबराई हुई हालत देखकर जूलियन अंदर ही अंदर मुस्कुराया।
जूलियन के शरीर में रहते हुए यह स्वाभाविक ही था कि लोग उससे डरें। उसने तय किया कि लाजर्स को काम करने दिया जाए और खुद लाल मखमल जड़ी कुर्सी पर बैठकर पत्र पढ़ने लगा। पत्र के बाहर शाही मुहर लगी थी, वैसी ही जैसी उसने कभी खेले गए खेल में देखी थी। अंदर सुंदर हस्तलिपि में लिखा था, क्रायाट परिवार के जूलियन, शट आइज के अधिकारी को भेजा गया। जूलियन ने उसे पढ़कर राहत की सांस ली कि वह इस साम्राज्य की भाषा समझ सकता है। पत्र में बस यही लिखा था कि अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई है तो वह काम पर लौट आए। बस इतना। उसने ठुड्डी रगड़ते हुए बुदबुदाया, थोड़ा शालीन अंदाज में कहा गया है। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। यह असली लड़ाई का अनुभव पाने का मौका था, खासकर जब तक उसे पौराणिक मूनलाइट स्वॉर्ड के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। पढ़ते हुए उसने सोचा, इस बार का मिशन रेजोनेंस स्टोन की मरम्मत करना है। खेल की तरह ही जब दानव प्रभु बारबाडोस हारा था तो उसके अवशेषों से दानव, परजीवी जीव और इंसानों पर हमला करने वाले प्राणी बने। रेजोनेंस स्टोन, जो प्राचीन जादूगरों की धरोहर है, उन्हें नियंत्रित करने का एकमात्र साधन है। उसने भौहें चढ़ाई, मना स्टोन आखिर बनाते कैसे है? मैं जादूगर नहीं हूं, तो शायद यह मिशन उस जादूगर की रक्षा करना है जो पत्थर को ठीक करेगा। खतरा तो है, लेकिन मना करने की कोई वजह नहीं। उसने ठाना कि इस मिशन को पूरा करके हाल के अफवाहों और शक को शांत कर देगा। बस यह नहीं पता कि इस बार मुझे किस जादूगर की रक्षा करनी है। उम्मीद है वह भरोसेमंद होगा। दृश्य बदलकर साम्राज्य के अद्रतान पैलेस में आता है। वहां हरे भरे आंगन में एक असंतोष भरी आवाज गूंजी, मैं पहले ही प्रोफेसर हूं, फिर भी मुझे शोधपत्र क्यों लिखने पड़ते हैं? यही जादूगर का जीवन था, अपनी क्षमता बार बार साबित करना। यह थी आइलीन डिचियन, साम्राज्य की सबसे युवा प्रोफेसर, जो आराम से टहल रही थी। उसके आसपास कई जादू की किताबें हवा में तैर रही थीं, मानो प्रकाश का नृत्य कर रही हो। अचानक किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंकर मुड़ी। सामने उसकी पुरानी दोस्त डायना मुस्कुराती हुई खड़ी थी। महल में कैसे आना हुआ? डायना ने तुरंत कहा। आइलीन, बहुत दिनों बाद। कैसी हो? आइलीन ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझसे मिलना आसमान छूने से भी कठिन है। डायना ने मजाक में कहा, फुर्सत है, मैं टी पार्टी में जा रही हूं, चलो साथ चलते हैं। आइलीन ने सिर हिलाया, काश मैं जा पाती, लेकिन मुझे अभी अपना थीसिस लिखना है। डायना ने चुटकी ली, अब भी उतनी ही मेहनती हो जितनी छात्र जीवन में थी। आइलीन के उदास चेहरे को देखकर डायना ने पूछा, क्या हुआ? फिर उसने दूर खड़ी एक शानदार गाड़ी की ओर इशारा किया, क्या यह विस्काउंट जूलियन की गाड़ी नहीं है? आइलीन ने उस पर नजर डाली। गाड़ी पर प्रसेन क्रेस्ट बना था, जो क्रायाट परिवार की शाखा का प्रतीक था। हाँ, यह उसी की है, उसने मन ही मन सोचा, और भावनाओं का जटिल मिश्रण उसके दिल में उठा। डायना ने धीरे से फुसफुसाया, सुना है वह मौत के कगार पर था, लेकिन अब लौट आया है। कितना जिद्दी इंसान है। आइलीन ने झुंझलाते हुए सिर हिलाया। सही कहा, डायना ने छेड़ते हुए फिर कहा, अरे कहीं तुम्हें अब भी उससे लगाव तो नहीं? आइलीन का चेहरा लाल पड़ गया। उसने हाथ झटकते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डायना हंस पड़ी। छोटी आइलीन तब कितनी प्यारी थी। याद है, तुमने जूलियन को भी एकेडमी के पीछे पहाड़ी वाले रॉयल पीच ट्री पर बुलाकर इजहार किया था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे इजहार करने पर कभी इंकार नहीं होता। पुरानी बात याद आते ही आइलीन झेमकर चिल्लाई, चलो थीसिस देखते हैं। बेवज की बातें मत करो। डायना मुस्कुराई और जूलियन की गाड़ी की ओर देखकर बोली, मुझे तो लगा तुम व्यस्त हो प्रोफेसर। आइलीन ने मजबूर मुस्कान दी। अचानक याद आया कि मैं भी फ्री हूं। डायना फिर चिढ़ाने लगी, इतनी शर्माओ मत। उस समय कौन था जिसे सीनियर जूलियन पसंद न हो? लेकिन तुम सबसे ज्यादा पसंद करती थीं। उसने आइलीन के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोली, पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए शुक्रिया। आइलीन ने मन ही मन सोचा, डायना सही कह रही है। उस समय का जूलियन अब वाले से बिल्कुल अलग था। उत्तरी मोर्चे से लौटकर और शट आइज में शामिल होने के बाद वह पूरी तरह बदल गया था। डायना ने कहा, क्यों न उससे जाकर मिल लो? आइलीन ने फीकी मुस्कान दी और कहा, बीते दिनों की चाहत का मतलब यह नहीं कि मैं आज भी उसे चाहती हूं। और फिर मैं उससे मिलने का इरादा नहीं रखती। डायना ने हैरानी से पूछा, क्यों? आइलीन ने उंगलियां चटकाईं और चमकदार रोशनी की आभा पैदा की। डायना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसके हाथ में चमकता शाही पत्र देखा। हे भगवान, यह तो रॉयल लेटर है। आइलीन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे रेजोनेंस स्टोन को पुनः स्थापित करने का काम सौंपा गया है।
उधर जूलियन की भव्य गाड़ी आगे बढ़ी और साम्राज्य के सिपाही आपस में फुसफुसाने लगे। एक भारी आवाज वाले सैनिक ने कहा, यह तो बहुत बड़ा आदमी होगा। देखो, पूरे ग्रीन लाइन कैवलरी इनके साथ है। दूसरा फुर्तीला सैनिक बोला, सही कहा। सुना है लॉर्ड जूलियन क्रायाट प्रसेन ऑफ शट आइज खुद इस मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। पहले सैनिक ने दहशत भरे स्वर में कहा, क्या? लेकिन क्या वह नहीं? तभी उसके बगल वाला साथी आत्मविश्वास से बोल पड़ा, हाँ, उसने कहा था कि जूलियन को भारी चोटों की वजह से एमनीसिया हो गई है, लेकिन शायद ये तो बस जलने वालों की फैलाई अफवाहें है। इतनी खतरनाक हालात से बचने वाला आदमी भला साधारण कैसे हो सकता है? दूसरा सिपाही शक भरी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मुझे भी शक होने लगा था। ऐसे लोग तो ऐसे मुस्कुराते हैं मानो छुरा भी घोंपा जाए तो खून ही निकले। इतनी गंभीर चोट भला कैसी होगी? जूलियन घोड़े पर शांति और तेजी से बैठा था, सब बातचीत चुपचाप सुनते हुए। उसके होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। अंदर ही अंदर उसने सोचा, इस मिशन को ज्वाइन करना सही फैसला था। लोगों की राय अब मेरे पक्ष में जा रही थी। सब कुछ सही दिशा में था। तभी दूर से दो शख्स तेजी से आए। एक लंबा आदमी जिसके सुनहरे बाल चमक रहे थे, गहरी आवाज में बोला, सर जूलियन, आने के लिए शुक्रिया। मैं फर्न हूं, ब्लू लाइन नाइट्स का सदस्य। उसके बगल वाला शांत स्वभाव का व्यक्ति बोला, और मैं हूं हिनरिक, आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। परिचय के बाद जूलियन ने हल्का सिर हिलाया, आंखें तीखी मगर आवाज नरम। तुम और ब्लू लाइन टीम ने मेहनत की है। क्या तुम लोग मेजेस को सुरक्षित जोलन तक पहुंचा सकते हो? इतना कहकर उसने हल्की रहस्यमयी मुस्कान दी, जिससे फर्न और हिनरिक दोनों असहज हो उठे। जूलियन मन ही मन बोला, कौन जानता है, अगर अचानक कोई विशाल डीमन आ गया तो क्या मैं डरूंगा? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हम पर छोड़ दो। फिर फर्न ने पूछा, सर जूलियन, क्या आप आराम के लिए गाड़ी में बैठकर जेलेन चलना चाहेंगे? हिनरिक ने तुरंत कहा, बिल्कुल, एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। आपको बस आराम करना चाहिए। जूलियन ने हल्का भौं उठाया। होठों की मुस्कान वैसी ही रही लेकिन अंदर हलचल मच गई। यह ऑफर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, मगर ये केवल मेहरबानी नहीं लगती। ब्लू लायन टीम साम्राज्य की एलीट यूनिट है, ज्यादातर उच्च वर्ग के रईसों से बनी। शट आइज जैसी जगह नहीं, जहां मेरे जैसे लोग बस शाखा परिवार से आते हैं। वे नहीं चाहते कि मैं असली रईसों से आगे बढ़ जाऊं। उसने ठुडी सहलाई और आंखें चालाकी से चमक उठीं। नॉवेल्स में तो लोग ट्रांसमिग्रेट होकर शानदार जीवन जीते हैं, लेकिन मैं, एक खलनायक, इस गड़बड़ी में फंसा हुआ। सच कहूं तो घोड़े पर बैठना यहां की बातों की राजनीति से ज्यादा आरामदायक है। आखिरकार उसने शांत लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, तो तय हो गया। फर्न और हिनरिक ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखा। हिनरिक बोला, समझ गया, मैं लेडी आइलीन को बता दूंगा जब वह आएंगी। आइलीन, यह नाम सुनते ही जूलियन का चेहरा अंधेरा हो गया। तभी दूर से एक शख्स आई, लंबे बाल हवा में लहराते हुए, मधुर घंटी जैसी आवाज में बोली, आज मौसम कितना सुहावना है। मैं आइलीन दिया हूं। आज रेसोनेंस स्टोन रिपेयर्स की जिम्मेदारी मेरे पास है। उसकी निगाह जूलियन पर पड़ी, और जब उनकी आंखें मिली तो माहौल ठहर सा गया। ईलीन का चेहरा हल्का कस गया। जूलियन हकलाया, मेरे प्रभु, गाड़ी की बात, क्या हम उसे जाने दें? फर्न हैरान हो गया। हाँ? ईलीन खड़ी रही, चेहरे पर असंतोष साफ था। उसने सोचा, ये यहां क्यों है? और यह तो मुझे टालने की कोशिश करता था। अब दूसरी तरफ जूलियन बेचैन होकर सिर खुजला रहा था। वह सचमुच एक पहेली है। उसके मन में क्या चल रहा है, समझना नामुमकिन है। यह बहुत असहज है। ब्लू लायन नाइट्स दोनों हैरान थे। ये अचानक बदलाव क्यों? क्या यह अधिकार दिखाना चाहता है? फर्न के भीतर खींच उठी, कहीं जूलियन ने हमारे इरादे तो नहीं भांप लिए। शायद वह मिशन की निगरानी करना चाहता है, ताकि अपनी स्थिति पक्की कर सके। जैसा सोचा था वही है, ऐसा इंसान जो गड़बड़ियों से भरे महल में भी किसी पर निर्भर हुए बिना जिंदा रहता है। लेकिन आखिर वह तो शाखा परिवार का ही है। इतना घमंड? जूलियन घोड़े पर आराम से बैठा था, तभी उसकी पीठ पर नुकीली, ठंडी निगाहें महसूस हुईं। उसने सोचा, किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि जिस मेज की रक्षा करनी है, वह आइलीन होगी। यह तो फंसने जैसा लग रहा है। ईलीन ने गाड़ी का पर्दा उठाया, आंखें तेजी से जूलियन पर गड़ी। अंदर से उसने बुदबुदाया, मैं भी आरामदायक महसूस नहीं कर रही। हालात को देखते हुए मिशन जल्दी और साफ तरीके से पूरा करना होगा।
और जूलियन से दोबारा टकराने से बचना होगा। एस्कॉर्ट टीम ने तेजी से रास्ता पकड़ा और घुमावदार सड़कों से होते हुए जुलन पहुंच गए। लंबी यात्रा के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। जूलियन अब भी घोड़े पर बैठा सोच रहा था, तो यह है रेजोनेंस स्टोन्स का स्थान। जितना सोचा था उससे छोटा। राजधानी से इतनी दूर आ गए और कोई ढंग का स्वागत भी नहीं। तभी एक नौकर भारी बक्सा उठाए भागता आया। उसने जल्दी से पूछा, क्या आप लोग राजधानी से आए हैं? जूलियन ने सिर हिलाया। हाँ, नौकर मुस्कुराया। शुक्रिया, मैं आपको तुरंत वहां ले चलता हूं जहां रेजोनेंस स्टोन्स रखे हैं। जेलन की प्राचीन घड़ी मीनार में असंख्य रेजोनेंस स्टोन्स हवा में तैर रहे थे। चारों ओर चमकदार रोशनी फैला रहे थे। पास ही मना रेजोनेंस स्टोन कंटेनर्स और मना कंडक्शन बैरल्स सलीके से रखे थे। कोई चिल्लाया, रेजोनेंस स्टोन वाले बैरल इधर रखो, मना कंडक्शन बैरल्स दूसरी तरफ। हालात देखकर ईलीन ने आत्मविश्वास से इशारा किया, इसे मुझे संभालने दो। मैं मना के प्रति बहुत संवेदनशील हूं। नौकर ने सम्मान से सिर झुकाया। मैज, क्या आप उस हिस्से की जांच करना चाहेंगी जिसे ठीक करना है? ईलीन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, तकलीफ देने के लिए माफ कीजिए। थोड़ी देर बाद वे और अंदर पहुंचे, जहां टूटा हुआ रेजोनेंस स्टोन रखा था। उसकी हालत देखकर ईलीन ने गहरी सांस ली। ओह, यह नुकसान तो मरम्मत से नहीं होगा, इसे बड़े हिस्से में बदलना पड़ेगा। नौकर चौंक गया। बदलना? ईलीन मुस्कुराई। उसकी आवाज नरम लेकिन आत्मविश्वासी थी। हाँ, और बदलने के दौरान बैरियर अस्थायी रूप से गायब हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुनकर नौकर के चेहरे पर रोशनी छा गई। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेज। आइलीन ने पत्थर को छुआ, चुपचाप सोची, सारी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ जूलियन को बताना बाकी है कि बैरियर थोड़े समय के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन सच कहूं तो मैं उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखना चाहती। खैर, इसे काम ही समझ लो आइलीन। आखिरकार तुम एक मेज हो। वह बाहर निकली और जूलियन की तरफ चली, जो गहरी सोच में खड़ा था। गहरी सांस लेते हुए बोली, लॉर्ड जूलियन, मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कहती, जूलियन ने तेजी से नजर फेर ली, जैसे किसी डरावनी चीज से बच रहा हो। आइलीन हैरान रह गई। उसका चेहरा गहरा पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या ये मुझसे बच रहा है? नहीं, शायद मैं ही सोच रही हूं। क्या उसे पता है कि मेरे उसके लिए फीलिंग्स है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुस्से में आइलीन तेजी से उसके पीछे भागी और चिल्लाई, लॉर्ड जूलियन, मैं सीरियस बात कर रही हूं। उसने जूलियन की क्लोक पकड़ ली और गुस्से में बोली, अरे, मुझसे बार बार क्यों बच रहे हो? जूलियन मुस्कुराते हुए बोला, बचना, जब तुम हर जगह मेरा पीछा कर रही हो। आइलीन ने गुस्से में दांत भींच लिए। क्या? ये लड़का खुद को क्या समझता है? ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं उसे परेशान कर रही हूं। तभी जूलियन की नजर अचानक बदल गई, ठंडी और तेज। उनके सामने अचानक कुछ अजीब से साए उभर आए, जिनसे बुरी ऊर्जा फैल रही थी। आइलीन चिल्लाई, डीमंस। जूलियन चौंक गया, डीमंस? आइलीन ने गुस्से में उसके सिर पर मारा। मैंने पहले ही कहा था बैरियर अस्थायी रूप से काम नहीं करेगा, इसलिए डीमंस आ सकते हैं। अगर तुम मुझसे बचते ना, तो मैं ये सब साफ बता देती। अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजी। हिनरिच पर एक डीमन ने वार किया और उसे जोर से जूलियन के पीछे वाली दीवार से टकरा दिया। कराहते हुए जूलियन पलटा। उसकी आंखें तेज हो गईं। उसके सामने खड़े डीमन से निकल रही घातक ऑरा उसकी रूह तक कांप गई। उसने सोचा, ये दूसरा स्तर, सेकंड टियर का डीमन है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। उसके सींग देखकर जूलियन का दिल धड़क उठा। 2 सींग वाला डीमन, ये तो बिल्कुल अनपेक्षित वेरिएबल है। आइलीन डर के मारे हड़बड़ा गई। ये क्या हो रहा है? जूलियन ठंडी आवाज में चिल्लाया, रुको, ये बहुत खतरनाक है। आइलीन कांप गई। दूसरा स्तर का डीमन? यहां इतना शक्तिशाली डीमन क्यों है? मेरी स्पेल्स लड़ाई के लिए काम नहीं करेंगी, और रेजोनेंस स्टोन अभी एक्टिवेट भी नहीं हुआ। वह 2 सींग वाला डीमन भयानक दहाड़ा और उसके इर्दगिर्द छोटे छोटे डीमंस को हमला करने का आदेश दिया। वो झुंड की तरह आइलीन और उसके ग्रुप की तरफ झपट पड़े। एक डीमन आइलीन पर हमला करने ही वाला था कि जूलियन बिजली की तरह दौड़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी तलवार चमकी और एक ही वार में डीमन को बीच से काट दिया। वो पलटकर आइलीन की तरफ ठंडी नजर से बोला, होश में आओ, इतनी जल्दी डरकर घबरा रही हो। मैं यहां संभाल लूंगा, तुम अपना काम करो।
आइलीन हैरान रह गई। मेरा काम? जूलियन ने रेजोनेंस स्टोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, स्टोन को अभी ठीक करो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, या फिर डर के मारे तुम अपना काम ही भूल गई हो। ये सुनकर आइलीन का चेहरा लाल हो गया। गुस्से और शर्म से भरी, उसने मुंह फेर लिया। मैं इसे 7 मिनट में ठीक कर दूंगी। जूलियन, जरा संभल कर रहना। चोट मत खाना। मेरे पास हीलिंग मैजिक नहीं है। जूलियन हल्की मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं लगती। फिर उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और 2 सींग वाले डीमन की तरफ देखा। मन ही मन उसने सोचा, बाहर से टफ बन रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो अंदर से डर से कांप रहा हूं। पहली असली लड़ाई, और वो भी ऐसे डीमन से। अगर भाग गया तो सब जगह बदनामी फैल जाएगी। सब मुझ पर शक करेंगे। तभी दूर से दौड़ते कदमों की आवाज आई। फर्न ग्रीन लायन नाइट स्क्वाड को लेकर पहुंचा और चिल्लाया, रुको। ग्रीन लायन नाइट्स इस डीमन को खत्म करेंगे। सारे योद्धा तलवार और ढाल लेकर चमकते हुए हमला करने लगे। एक के बाद एक वार करके डीमन को पीछे धकेला। फर्न ने पसीना पोंछा और सोचा, अगर हम अच्छे से साथ लड़े तो ये 2 सींग वाला डीमन भी कुछ नहीं। उसने जूलियन की तरफ व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा, हा हा हा, 2 सींग वाले डीमन से डर गए। ये तुम पर बिल्कुल नहीं सूट करता, जूलियन। जूलियन बस हल्की मुस्कान दे पाया। लेकिन तभी फर्न का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज कांप गई। तुम हंस रहे हो? जूलियन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। चेहरा बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन और जबरदस्त। मन ही मन उसने दहाड़ा, इस वक्त मैं ही जूलियन हूं। और तभी वो 2 सींग वाला डीमन अपनी उंगलियां चटकाता है। जूलियन के चारों ओर एक रहस्यमयी ब्लू फ्लेम प्रकट हुई। वह वही खड़ा था, अब भी विचारों में खोया हुआ। अगर ये जूलियन होता तो वह जरूर मुस्कुरा रहा होता, इस पल का आनंद लेता। अचानक उसके मन में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा, इनबोर्न स्वॉर्ड्समैन टैलेंट एक्टिवेटेड। जूलियन व्हर्लविंड की तरह तेजी से आगे बढ़ा, स्वॉर्ड को बार बार घुमाते हुए सीधा डीमन पर वार किया। हर वार प्रिसाइज था, जिससे मॉन्स्टर के बॉडी पर डीप वूंड्स हो गए। फर्न ने हैरान होकर यह सीन देखा और चिल्ला उठा, क्या ये सिर्फ एक ही वार था जिसने इतनी तबाही मचा दी? अनबिलीवेबल। जूलियन हल्की मुस्कान के साथ सोच रहा था, अच्छा है, ये काम कर रहा है। वह लगातार मूव करता रहा, जगह बदलता रहा और बिना रुके अटैक्स करता रहा। जितना वह फाइट करता गया, उसकी आंखों में उतना ही एक्साइटमेंट बढ़ता गया, मानो वह पूरी तरह बैटल में डूब गया हो। तभी अचानक डीमन की आंखें रेड चमकने लगीं और वे सीधे जूलियन पर टिक गईं। उस नजर से मिलते ही जूलियन फ्रीज हो गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। डैम इट! मॉन्स्टर ने अपना हाथ झटका और पावरफुल ब्लो किया, जिससे जूलियन दूर जा गिरा। वह जोर से ग्राउंड पर आ गिरा। उसके मुंह से ब्लड निकल पड़ा और पेन पूरे बॉडी में फैल गया। वूंड्स पकड़ते हुए जूलियन ने सोचा, दर्द इतना इंटेंस है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जब वॉर्म भी पैर रखे जाने पर स्ट्रगल करता है, तो मैं क्यों नहीं? अभी वह खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि डीमन ने रो करते हुए स्वॉर्ड लहराई। उस टेरिफाइंग वार से अर्थ और स्टोन्स चारों ओर उड़ गए। डस्ट से सब कुछ ढक गया। एक गार्ड कांपती आवाज में चिल्लाया, ये तो सर जूलियन भी वार से टकरा गए। फर्न उसके बगल में खड़ा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, हाँ, टूहॉर्न डीमन से ये लड़ भी पाएगा। अब मेरी बारी है कमान देने की। लेकिन तभी एक और सोल्जर जोर से चिल्लाया, लुक! उस शाउट ने फर्न का ध्यान खींचा। उसने सिर घुमाया और डेंस स्मोक में धीरे धीरे एक फिगर उभरने लगी। जूलियन अपनी स्वॉर्ड मजबूती से पकड़े हुए था। उससे तेज लाइट निकल रही थी और वह सीधा व मजबूत खड़ा था। एक सोल्जर स्टन रहकर बोला, वो ब्लू लाइट, ये तो मूनलाइट स्वॉर्ड है। जूलियन की आंखें फायर की तरह रेड जल रही थीं और वह सीधे डीमन को घूर रहा था। सिस्टम से अनाउंसमेंट आई, मूनलाइट स्वॉर्ड एक्टिवेशन इनकम्प्लीट। उसने स्वॉर्ड की हिल्ट और कसकर थामी। उसकी ऑरा बर्स्ट हुई, मानो लाइफ और डेथ की लाइन पर खड़ा कोई वॉर गॉड अगले स्ट्राइक के लिए रेडी हो। स्वॉर्ड से आती पावर को महसूस करते हुए जूलियन ने सोचा, भले ही ये केवल ओरिजिनल स्ट्रेंथ का चौथा हिस्सा है, लेकिन इतना काफी है बढ़त लेने के लिए, राइट? तुरंत ही उसने स्वॉर्ड ऊपर उठाई और शार्प स्लैश डीमन पर किया। अचानक उसके चेहरे पर क्रेज्ड एक्साइटमेंट फैल गई। मॉन्स्टर की आंखों में रेजिस्टेंस की चमक दिखी, लेकिन जूलियन ने फिर भी फोर्सफुली एक और स्ट्राइक किया। उसने बुदबुदाया, मूवमेंट्स अभी भी थोड़ी क्लमजी है, लेकिन अटैक एक्सट्रीमली शार्प है। मगर
मैंने सब देख लिया है, क्योंकि मैं जूलियन हूं। उसने अपनी स्पेशल स्किल थोरो अंडरस्टैंडिंग एक्टिवेट कर दी। मॉन्स्टर के कंटिन्यूअस अटैक्स का सामना करते हुए भी जूलियन का मुस्कुराता रहा। अपने फ्लेक्सिबल बॉडी से उसने आसानी से सब अटैक्स डॉज कर दिए। उसकी आंखों के भीतर गहराई में थोरो स्किल का सिंबल चमका। उसी वजह से जूलियन ने सारे अटैक्स अवॉइड कर दिए, जिससे बाहर खड़े गार्ड्स मुट्ठियां भींचकर जोर से चिल्ला उठे। उसने सब अटैक्स कैसे डॉज किए? फर्न ने भौहें चढ़ाकर बुदबुदाया, क्या वो सच में जूलियन है? सीन यहीं से कहीं और शिफ्ट हो जाता है। गूंजती हुई स्टोन की दरारें धीरे धीरे रिपेयर होने लगीं। एलीन ने अपने सामने बने समनिंग मैजिक सर्कल्स को देखते हुए कहा, समझ गई। अपनी मुट्ठी कसो, नीचे देखो और जोर से बोलो, बैरियर रिस्टोर हो गया है। यह सुनते ही मॉन्स्टर गुस्से में दहाड़ उठा, क्या? डैम इट! मैं लापरवाह हो गया था। उसकी फायरी रेड आइज चौड़ी हो गईं, लेकिन उसी वक्त जूलियन पहले ही आगे बढ़ चुका था। डरावनी स्पीड से वह मॉन्स्टर के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी थीं। इस ऑरा को देखकर फर्न अवाक रह गया और गार्ड्स भी दंग रह गए। अगले ही पल जूलियन ने अपनी स्वॉर्ड से एक स्मूथ वार किया, जिससे मॉन्स्टर 2 हिस्सों में कट गया। राक्षस को खत्म करने के बाद उसने धीरे से स्वॉर्ड को शीत में रखा और शांति से वहां से चलता बना। पास खड़े गार्ड जो आपस में विस्पर कर रहे थे, उनके बीच से गुजरते हुए उसने हल्के से कहा, तो ये सच में काम करता है? आसपास से महसूस होने वाली फेयरफुल नजरों के बीच उसने मन ही मन सोचा, ये माहौल वाजिब है। आखिर जूलियन एक विलन है। लोगों का डरना स्वाभाविक है इस ओवरपावरिंग ताकत से। दोस्तों, हमारा चैनल अब बस थोड़े ही कदम दूर है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने से। ये लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।